गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग अनूप, प्लीज फ्रेंड्स एक बार कंफर्म करेंगे इफ माय वॉइस इज क्लियर। अगर मेरी आवाज क्लियर है फ्रेंड्स, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में। If my voice is clear, friends, please confirm in chat box. Okay, great. Confirmation मेरे पास आ गई है। So friends, चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। 2 क्लासेस उसके ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है जी, आज अपनी 3rd क्लास है। आज देखते हैं फिनिश हो पाता है। अगर फिनिश नहीं हो पाया, कोई छोटा मोटा पार्ट बचेगा आज का, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, राइट। चले जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट हम लोगों ने 80G पे अपना राइट चैप्टर जो है क्लोज किया था। 80G हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो शुरू करेंगे फ्रेंड्स 80GG। 80G जो था वो डोनेशन से रिलेटेड था। आप डोनेशन करते हैं, राइट, डिफरेंट डोनेशन करते हैं। 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डोनेशन को डिवाइड किया था, ABCD। ए जिसमें 100% अलाउड था, 28 आइटम्स की लिस्ट थी। बी जिसके अंदर कुछ राइट एक ही आइटम था, राइट, जो अपना ड्रॉट रिलीफ फंड था, उसमें 50% आपको डिडक्शन मिल जाता है। सी और डी जिसके अंदर आपको लिमिट थी क्वालिफाइंग अमाउंट के ऊपर, राइट। क्वालिफाइंग अमाउंट का आप लोग सर्टेन परसेंटेज ही मैक्सिमम राइट कर सकते थे डोनेट। आज बात करेंगे फ्रेंड्स 80GG का। 80GG के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलती है वो किस चीज के लिए मिलती है? सेक्शन 80GG ऑफर्स अ टैक्स डिडक्शन टू इंडिविजुअल्स हु इनकर एक्सपेंस फॉर हाउस रेंट but do not receive any house rent allowance HRA from their employer. Below are the key and limits for availing deductions. पहले ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ये HRA होता क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप लोग जॉब करते हैं तो आपको सपोज सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है आपको बेसिक सैलरी, बेसिक पे, राइट। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं साथ में। सपोज आपकी बेसिक पे है 50,000, आपको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। सपोज आपको ये मिलता है 10,000 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर आपको HRA दे सकता है, हाउस रेंट अलाउंस, कि आपको घर लेने के लिए अलाउंस दे दिया कि आप रेंट पर रहना चाहते हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, आपको मैं 12,000 रुपए पर मंथ ये HRA भी दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे अलाउंसेस हो सकते हैं। ये सारा मिला के उसकी टोटल सैलरी बनती है, राइट। ये सारा मिला के उसकी टोटल सैलरी सपोज 1 लाख, राइट। तो ये 1 लाख रुपए का ये सारे पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर एक कंपोनेंट है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कि उसको एज ए हाउस रेंट अलाउंस दे दिया। जब भी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो HRA में कुछ डिडक्शन मिलती है। ये पूरी टैक्सेबल नहीं होती उसकी सैलरी में, इसमें कुछ डिडक्शन मिल जाती है, बट उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग सैलरी चैप्टर में बात करेंगे, राइट। सैलरी चैप्टर में HRA पूरा डिटेल में देखेंगे, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ऐसे लोग, राइट, जिनको HRA नहीं मिलता है, डू नॉट रिसीव एनी HRA। और HRA किसे मिलेगा? जो एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय है, उसे HRA नहीं मिल रहा, या वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो फिर HRA मिलेगा ही नहीं। तो कैसे भी करके अगर उसे HRA नहीं मिल रहा है तभी उसको 80GG में कवर्ड होगा। अगर उसको HRA मिल रहा है तो वो 80GG में कवर नहीं हो सकता, 80GG की डिडक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि जिसको HRA मिल रहा है वो HRA की डिडक्शन लेगा, राइट। डिडक्शन किस चीज के लिए मिल रही है? राइट, टू इनकर एक्सपेंस फॉर हाउस रेंट, रेंट के लिए।
तो जिनको एचआरए मिलता है वो एचआरए क्लेम करेंगे, रेंट वहां पे भी वो रेंट के लिए है, और जिनको एचआरए नहीं मिलता उनके लिए अलग से बनाया 80GG। तो नॉर्मली फ्रेंड्स ये 80GG जो सेक्शन क्रिएट किया गया है ये उनके लिए क्रिएट किया गया है जो जॉब में नहीं है, जो बिजनेस में अपना काम करते हैं, और वो लोग रेंट पर रहते हैं, क्योंकि जो लोग जॉब में है उनको एचआरए मिल जाता है और वहां वो लोग क्लेम कर लेते हैं। जो बिजनेस में है वो क्लेम करना चाहता है 80GG, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कौन क्लेम कर सकता है? रिडक्शन 80GG अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स, केवल इंडिविजुअल को मिलेगा और किसी को नहीं, राइट। तो कोई इसके अंदर एचयूएफ नहीं है, कोई किसी भी तरह का इसके अंदर कुछ नहीं, केवल इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल शुड नॉट बी रिसीविंग एनी एचआरए और टू बी प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय देयर एम्प्लॉयर, राइट। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है? रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब एक तो हुआ एचआरए कि जी एम्प्लॉयर ने एचआरए दे दिया हाउस रेंट अलाउंस 12,000 रुपए का। दूसरा रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन को भी काफी डिटेल में हम लोग सैलरी चैप्टर में देखेंगे कि एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं आपको एचआरए नहीं दूंगा, मैं आपको घर दे देता हूं, मैं आपको घर अरेंज करके दे देता हूं, चाहे मैं किराए पर लेके दूं या मेरा खुद का एम्प्लॉयर का खुद का है, उसने वो घर मुझे रहने के लिए दे दिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन, मुझे कोई रेंट पे नहीं करना, उसके लिए मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए घर अरेंज करके दे दिया है। चाहे वो घर अरेंज रेंट पर किया, चाहे वो घर कैसे किया, उसने खुद का अपना था वो दे दिया, मुझे आरएफए मिल गया। और इसका जो मंथली रेंटल है सपोज वो 12,000 रुपए है, तो वो भी मेरी 12,000 रुपए सैलरी में ऐड हो जाएगा, राइट। मेरी इनकम तो है ही, मेरे को पैसे ना देके उसने मेरे को घर दे दिया, तो मेरे खर्चे को उसने कम कर दिया, तो एक तरह से मेरी इनकम हो गई। तो इस इनकम पे भी टैक्स लगता है। तो वो लाइन के अंदर वो यही बोल रहा है कि ना ही उसको एचआरए मिलता हो, ना ही उसको कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती हो, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता हो, तभी वो 80GG क्लेम कर सकता है। क्योंकि 80GG उन्हीं के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है और वो किराए पर रहते हैं, राइट। तो इंडिविजुअल शुड नॉट बी रिसीविंग एनी एचआरए और प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय देयर एम्प्लॉयर। अब प्रॉपर्टी ओनरशिप कंडीशन, द इंडिविजुअल, देयर स्पाउस, माइनर चाइल्ड, Hindu undivided family of which they are member should not own any residential property at the place where they ordinarily reside, perform their duties or conduct their business or profession। क्या कह रहा है इस लाइन के अंदर? वो कह रहा है कि आप 80GG क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपके पास, आपकी स्पाउस के पास या माइनर चाइल्ड के पास कोई अपना घर नहीं होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आपने घर किराए पर लिया है, वहां पर कोई और दूसरा घर आपकी वाइफ और माइनर चाइल्ड के नेम पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो है तो आपको फिर किराए की क्या जरूरत है? कोई डिडक्शन नहीं। अगर आप किराए पर रह रहे हो तो खुद रहो, हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आप किसी हिंदू अनडिवाइड फैमिली एचयूएफ का पार्ट हो, एचयूएफ के मेंबर हो, तो उस एचयूएफ का भी अपना कोई घर नहीं होना चाहिए उस जगह पर, राइट। अगर एचयूएफ का भी कोई घर है उस जगह पर तब भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर आप उसमें रहो आराम से। जब एचयूएफ का पार्ट हो, उसका अपना घर है, वहां रहो। 80GG किस बात का? 80GG उनका जिनके पास अपना घर नहीं है और किराए पर रहना चाहते हैं, एचआरए भी नहीं मिलता, रेंट फ्री अकोमोडेशन भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उन बेचारों का, राइट। तो उनको देंगे हम 80GG जो जरूरतमंद है बेसिकली, ठीक है जी। तो यहां पर कह रहा है कि उनके पास अपना कोई घर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हाउएवर द इंडिविजुअल में ओन ए हाउस इन अनदर लोकेशन प्रोवाइडेड इट इज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, सच ए हाउस कैन बी आइदर रेंटेड आउट और लेफ्ट वेकेंट। कह रहा है घर उस जगह पर नहीं होना चाहिए, बट किसी और जगह पर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जगह पर हो सकता है, बट वो और जगह पर जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो। ऐसा ना हो कि वो भी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, राइट, उसमें भी आप रहते हो और एक किराए पर आप और ले रहे हो कि आप भाई इसमें भी मैं 80GG क्लेम करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 80GG आपको तब मिलेगा जब आपके पास कोई और सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है घर, या तो वो खाली पड़ा है या फिर आपने उसको किराए पर उठा रखा है। खाली क्यों पड़ा होगा? क्योंकि किसी रीजन से आपका काम कहीं और है, आप कहीं और रहते हो, आपने उस घर को खाली छोड़ रखा है। खाली छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, आपकी मजबूरी है, आप वहां नहीं रह सकते क्योंकि आपका काम धंधा कहीं और है, आपकी बिजनेस कहीं और है, आपकी जॉब कहीं और है, तो आप क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर उसकी फैमिली मेंबर्स के, बेसिकली उनकी फैमिली मेंबर्स या उस एचयूएफ का जिसका पार्ट है उनके नाम पर कोई दूसरा घर ना हो, दूसरा घर है भी तो वो खाली पड़ा हो या किराए पर हो, और वो भी दूसरी जगह पर, उस जगह पर नहीं, ठीक है। तो ये इसके अंदर रेंट पेमेंट, इंडिविजुअल मस्ट बी पेइंग रेंट
फॉर अकोमोडेशन टेकन फॉर देयर रेजिडेंस, अपने घर के लिए, अपने रहने के लिए उसने वो अकोमोडेशन ली हो और किसी पर्पज से ना ली हो तभी मिलेगा। तो रहने के लिए आपने घर किराए पर लिया है, उसके लिए सेक्शन 80 जीजी आपको मिल रहा है, राइट। डिडक्शन आपको 80 जीजी मिल रही है। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? कह रहा डिडक्शन अलाउड विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। इन 3 कैटेगरी में सबसे कम जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा डिडक्शन, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स ये इसका, कितना डिडक्शन मिलेगा? रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 80G में हम लोगों ने देखा था, 80G में हम लोगों ने देखा था एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 80G में देखा, 80G, अभी मैं 80G डोनेशन वाले की बात कर रहा हूं, उसके अंदर हमने क्या देखा जी? आप पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, ग्रॉस टोटल इनकम निकाली आपने, राइट। इसके अंदर से माइनस करो, क्या आप माइनस करो कैपिटल गेन ऑफ स्पेशल रेट। स्पेशल रेट वाले कौन कौन से थे? सेक्शन 112 वाला, 112A वाला और 111A वाला। ये तीनों 112A, 11A बेसिकली ये शेयर्स के ऊपर जो गेन आएगा, और 112 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल वाला हमारा, वो तीनों कह रहा है इसमें से रिड्यूस कर दो, वो तीनों इसमें से हटा दो, राइट। वो इसमें नहीं होने चाहिए। और क्या हटा दो? इसमें से एक चीज और हटा दो, इसमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, ये भी हटा दो। इसके बाद जो बचेगा दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। अब बात करेंगे 80G की जगह 80GG। 80GG की एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगी? एग्जैक्टली ऐसे ही निकलेगी, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी। ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, उसमें स्पेशल रेट के जितने भी हैं उनको हटा दो, इसमें 80C टू 80U सब हटा दो एक्सेप्ट 80GG। 80G में 80G को हटाना नहीं है क्योंकि उसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 80GG के लिए जब निकालेंगे तो 80GG को हटा दो, साइड कर दो। 80GG के अलावा जितनी आपकी डिडक्शन है सब ले लो, और वो क्लेम करके जो बैलेंस आएगा वो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो मेथड एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का फ्रेंड्स एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। चेंज केवल एक है कि जिस सेक्शन के लिए मैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहा हूं उस सेक्शन में जो मैंने खर्चा किया है, जो मैं क्लेम करने वाला हूं, उसको मैं यहां कंसीडर नहीं करूंगा, बाकी सब कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, ये पार्ट है बस इसमें। तो सेम 80G वाली कैलकुलेशन हम यहां पर करनी है 80GG में भी, बस वहां 80G यहां कंसीडर नहीं करते थे, यहां पर 80GG कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, अब उसने बोला कितना? 10%, राइट। रेंट पेड राइट ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। सपोज ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मेरी निकल के आती है 10 लाख रुपए, कह रहा है 10 लाख, कह रहा है इसका 10% निकाल लो, कितना आया? 1 लाख। कह रहा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब मेरा रेंट पेड है, सपोज मंथली मैं रेंट पे करता हूं, कितना? 20,000 रुपए का सपोज, मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो गया? 2,40,000। तो रेंट पेड आ गया, राइट। 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ये दो फिगर आ गई, ये दो नंबर चाहिए थे मेरे को। इसमें क्या कह रहा है? रेंट पेड ओवर 10%, यानी कि 10% के ऊपर आपने जो रेंट पे किया है, मतलब 240 माइनस 1 लाख, 1,40,000 वो कह रहा है कि ये अमाउंट कंसिडर करना है इस वाले पार्ट के लिए। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी आपने रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को हटा दो। रेंट निकालना है 10% के ऊपर, तो वो कह रहा है भाई एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का जो 10% है उस तक तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे ही नहीं कुछ भी, वहां तक तो ठीक है। उससे भी ज्यादा आपने पे किया है तो ऊपर वाला पार्ट पकड़ लो। ऊपर वाला पार्ट कितना? 140, मेरे इस एग्जांपल में 140,
ठीक है, तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ये हो गया। दूसरा कह रहा है मैक्सिमम जो मिलेगी वो 5000 पर मंथ मिलेगी, 5000 रुपए पर मंथ, राइट। और तीसरा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ये मिल सकती है। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट निकल के आएगा वो आपकी डिडक्शन है, उतने का आप डिडक्शन क्लेम कर लो, राइट। तो मैंने निकाला जी यहां पर कितना, रेंट पेड ओवर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 1,40,000, ये मेरा पहला वाला पॉइंट था। दूसरे वाले में बोला उसने 5000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 60,000, राइट। और तीसरा पार्ट क्या था, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मेरी कितनी आई, 10 लाख। 10 लाख का 25%, 2,50,000। इन तीन में जो सबसे कम अमाउंट है वो मेरी क्या है, वो मेरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी, कितना आएगा, 60,000। मैं मैक्सिमम 60,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। एक एग्जांपल फिर देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज मेरी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 80 जीजी वाला एग्जैक्टली रिपीट है, बस वहां 80 जी को कंसिडर नहीं किया, यहां पर 80 जीजी को कंसिडर नहीं करना, बाकी सब कर लो, ठीक है। उसके आगे का पार्ट बता देता हूं। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मेरी निकल के आई सपोज कितने की, 5 लाख रुपए की, राइट। इसका 10% निकाल लो, 50,000। रेंट पेड सपोज मेरा कितना है, रेंट में पे करता हूं 8,000 रुपीज पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाई 12, 96,000, राइट। 96,000 रुपए पूरे साल का मैं रेंट पे करता हूं। तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड, पहला पार्ट है मेरा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। कितना हो गया, 96 प्लस माइनस 50, राइट, 46,000। नंबर 2, सेकेंड था 5,000 मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई 12, 5,000 रुपए पर महीना, 60,000। पॉइंट नंबर 3, राइट, थर्ड के अंदर उसने क्या बोला, 25% ऑफ एडजस्टेड, राइट, ग्रॉस टोटल इनकम, कितना है ये 25%, 96,000 का 25 रेंट पेड ओवर, हाँ, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख मेरी, राइट। 5 लाख का 25%, 1,25,000। इन तीन में जो मिनिमम है वो ले लो, तो कितना हो गया जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी जो मेरी निकल के आएगी मिनिमम इज 46,000। तो 46,000 की आप ले लो, सिंपल है, ये कैलकुलेशन है। रेंट पेड मुझे पता है कितना मैं रेंट पे कर रहा हूं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के उसका 10% निकाल लो, और जितना रेंट पे किया उसमें से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% माइनस कर दो। 10% तक आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलनी, 10% के ऊपर जो पे कर रहे हो उस पर डिडक्शन मिलेगी। तो ऊपर वाला कितना, 46, मैक्सिमम 5 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं कभी, 5,000 महीने से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो 60,000 की आपको डिडक्शन मिल सकती है। मतलब ये तो कैपिंग है, समझ लो 60,000 की। आपकी इस कैलकुलेशन में 46,000 जो मर्जी अमाउंट आए, ये 1,25,000 जो मर्जी अमाउंट आए, मैक्सिमम डिडक्शन 60,000 पर रोक दी कि 60 से ऊपर तो हम आपको देंगे ही नहीं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो मेरे को एक बार प्लीज चैट बॉक्स में क्लियर लिख देना, डाउट है तो डाउट पूछ लेना, बस ये इतना सा पार्ट है। 80 जीजी की डिडक्शन ये है। पॉइंट क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख देना फ्रेंड्स, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेना। ठीक है जी। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम देखो बिल्कुल वही बोल रहा है, एजीटीआई इज कैलकुलेटेड एज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 112 ए, शॉर्ट टर्म 111 ए, तीनों माइनस कर दो, और 80C से 80U हटा दो एक्सेप्ट 80GG। 80G में 80G नहीं हटा दिया था हमने, छोड़ दिया था, यहां 80GG को छोड़ दो, ठीक है। डिडक्शन फॉर नॉन एम्प्लॉइज, दिस डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। मतलब बेसिकली जिसको भी एचआरए नहीं मिल रहा है उन सबको दिए डिडक्शन, जिनको एचआरए और रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है सबको डिडक्शन देनी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो कर लेते हैं छोटा सा। मिस्टर गणेश, राइट, बिजनेसमैन है, हुज टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 4,60,000।
एटीजी अलाउड करने से पहले ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा है, टोटल जो इनकम है 4,60,000 है, उसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। रेंट पे किया है 12,000 रुपए पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन राइट इन मुंबई, कंप्यूट डिडक्शन अलाउएबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज एक्साइड ऑप्शन फॉर शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड सेक्शन 115 BAC 1A। उसने लास्ट लाइन जो बोली है इसी वजह से 80GG मिलेगा, डिफॉल्ट रिजीम में 80GG नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट रिजीम में याद रखना फ्रेंड्स, गलती मत करके आ जाना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको डिडक्शन दे देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट क्वेश्चन, साइलेंट है, डिफॉल्ट ऑप्शनल, डिफॉल्ट मान के आपको ये डिडक्शन देनी ही नहीं है, उसको कैलकुलेशन में लाना ही नहीं है। ये कैलकुलेट ही तब होगी जब वो स्पेशली बोलेगा ऑप्शनल, जब स्पेशली बोलेगा कि उसने ऑप्ट आउट कर दिया डिफॉल्ट राइट, अदरवाइज नहीं करना। डिफॉल्ट में केवल 3 डिडक्शन है राइट, केवल 3 राइट। नंबर 1 80 CCD1, नंबर 2 80 CCH1, 80 CCD1 पेंशन NPS वाला, CCH1 अग्निवीर वाला और 80 JJAA जो आ जाएगा न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। 3 देनी है बस, और कोई नहीं देनी, ठीक है। अब इसमें डिडक्शन कितनी मिलेगी? 5,000 पर मंथ मैक्सिमम, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इनमें जो मिनिमम आएगा तो 5,000 के हिसाब से तो 60,000 सिंपल है। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम उसने 4,60,000 कैलकुलेट करके दे रखी है, इसका 25% 1,15। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड, एक्चुअल रेंट पेड 12,000 इंटू 12 1,44, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम 46,000, 460 का 10% 46, तो रेंट पेड ओवर 10% 1,44 माइनस 46 98। इन तीनों में मिनिमम 46 राइट, तो लीस्ट अमाउंट इज इन तीनों में मिनिमम, एक सेकेंड, इन तीनों में मिनिमम 60,000, 1,15 और 98, 60,000। लीस्ट अमाउंट इज 60,000। डिडक्शन अलाउएबल टू मिस्टर गणेश अंडर सेक्शन 80G फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 60,000। सिंपल, ये डिडक्शन उसको मिल जाएगी, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट छोटी सी डिडक्शन है, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी, देखो इंडियन और वो भी कंपनी राइट, तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी कौन सी होगी? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है राइट, इंडिया में जो रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी। अब किसको मिलेगी? अंडर सेक्शन 80GGB इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। पॉलिटिकल पार्टी तो आप लोग सब समझते हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा राइट, बट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है राइट। आप उनमें से किसी को डोनेशन करते हो, कुछ पैसे देते हो कि वो उनकी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं वो लोग, उसके अंदर बहुत सारा खर्चा होता है, और आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो कि भाई ये मेरी फेवरेट पार्टी है, ये जीतनी चाहिए, तो उसके लिए आपने कुछ सपोर्ट किया, उसको कंट्रीब्यूट किया, वो चंदा देते हैं ना कि इलेक्शन चंदा, तो वो आपने पैसा दिया, तो वो कह रहे हैं 80GGB में आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर लो, ठीक है। 80GGB में डिडक्शन क्लेम कर लो, बट किसके लिए? इंडियन कंपनी, कोई रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए राइट। मैं करूंगा इस सेक्शन में कवर नहीं होऊंगा, मेरे लिए कोई दूसरा सेक्शन है। HUF करेगा इस सेक्शन में कवर नहीं है, दूसरा है। पार्टनरशिप में यहां नहीं होगी, कोई दूसरा सेक्शन है। ये कंपनी के लिए है, केवल प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, लिमिटेड लिखा होता है जिनमें, आगे कंपनी के लिए है राइट। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करो, या इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है फ्रेंड्स? एक गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, अब बोला भाई जिसको भी कंट्रीब्यूशन देना है ना, आप पार्टी को डायरेक्ट मत दो, आप इस ट्रस्ट को करो। इस ट्रस्ट के पास पूरा हिसाब किताब होगा राइट, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इस ट्रस्ट के पास पैसा आएगा, और ट्रस्ट क्या करेगा? डिफरेंट बेसिस पे अपने हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी पॉलिटिकल पार्टी को। उनका अपना क्राइटेरिया है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो अलग क्राइटेरिया है। बट अगर आप चाहे उस ट्रस्ट को करो, वो ट्रस्ट अपने पास उस पैसे को नहीं रखेगी, वो पैसा आपसे लेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो चाहे आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को करो या आप इस ट्रस्ट को करो, वो कह रहे एक ही बात है, दोनों में आपको सेक्शन 80GGB मिल जाएगा। 80GGB आपको दोनों केस में मिलेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। अमाउंट ऑफ डोनेशन, द डिडक्शन अमाउंट इज इक्वल टू टोटल डोनेशन और कंट्रीब्यूशन मेड प्रोवाइडेड द पेमेंट इज नॉट मेड इन कैश। कैश में नहीं करनी है, वो काउंट नहीं होगा राइट।
अकाउंट ट्रांसफर करो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो, कैश में नहीं कर रही। ठीक है, कितना अमाउंट, कितना भी, जितना मर्जी, राइट। सारी जायदाद डोनेट कर दो, कह रहा पूरा डोनेशन ले लो, पूरा डिडक्शन ले लो। मजे की बात, मैं अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए डोनेशन करना चाहता हूं 80C में, जो मेरे रिटायरमेंट पे काम आएगा, मेरी आज की जरूरतों पे काम आएगा। वहां पर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। मैं मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहता हूं, 25,000 की लिमिट है। सीनियर सिटीजन पे 50,000 की लिमिट। मेरी खुद की जरूरतों पे हर जगह लिमिट। लेकिन जहां पॉलिटिकल पार्टी बीच में आई, नो लिमिट, सब कुछ लुटा दो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर और डिडक्शन क्लेम कर लो, राइट। शानदार प्रोविजन है, बट है, मानना पड़ेगा, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टी को फ्रेंड्स जितना मर्जी दिल खोल के कंट्रीब्यूट करो, आपको सारी डोनेशन मिलेगी, सारी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, बट अपनी जरूरतों पे लिमिट रखनी है, वहां लिमिटेशंस हैं, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, कड़वी सच्चाई है, बट है। चलो जी, डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। द टर्म कंट्रीब्यूशन इज एज डिफाइंड इन सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इट इंक्लूड्स एनी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और पेमेंट बाय कंपनी इंटेंडेड टू सपोर्ट ए पॉलिटिकल पार्टी और इन्फ्लुएंस पब्लिक सपोर्ट इन फेवर ऑफ पार्टी। वही कह रहा है कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने उसको कुछ डोनेशन दिया है, वो कह रहा है वो सब कवर्ड है इसके अंदर, राइट। सब कुछ कर सकते हो आप इसके अंदर। देन indirect contribution, expenditure incurred by company that indirectly benefit a political party are also deemed to be political contribution. This includes advertisement. आप उनके व्याप पे ऐड करवा दो, आपने उनको नहीं दिया, टीवी पे आपने ऐड चलवा दिया जी उस पार्टी का, वो भी डोनेशन मान लेंगे। पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन में कोई आपने सोवियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट बंटवा दो उनके नाम के, that is issued by on behalf of the political party or serve to the benefit to the political, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए आप जो मर्जी खर्चा करो, चाहे उनको डोनेट करके करो, चाहे खुद से एफर्ट लगा के करो, मतलब अपनी पैसे भी लगा दो, अपनी मेहनत भी लगा दो, सब लगा दो। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सब ओपन है, राइट। मतलब मुझे बड़ा खराब लगा ये प्रोविजन, सीरियसली मुझे ये प्रोविजन बिल्कुल ठीक नहीं लगा, बट सच्चाई ये है कि फ्रेंड्स ये प्रोविजन है। आइडली जो प्रीवियस सेक्शंस हमने देखे वहां पर अच्छी लिमिट मिलनी चाहिए थी, जहां मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूं अपने लिए, या वहां पे भी और लिमिट बढ़ा दो, या वहां पे भी अच्छी लिमिट दो, या यहां पर भी कैपिंग लगाओ, यहां पर लगाओ ना कैपिंग की भाई मैक्सिमम इतना डोनेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बट ठीक है, राइट। तो ये हो गया। देन फ्रेंड्स बात करेंगे डोनेशन फॉर डिडक्शन फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय एनी अदर पर्सन। तो ऊपर जो कवर्ड था 80GG-B में वो था कंपनी, 80GG-C वो क्या है, डोनेशन है। 80GG-C किसके लिए, 80GG-C है एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा है, तो वो 80GG-C में कवर होगा। बात एक ही है, दोनों का एक सेक्शन बन सकता था, फालतू में 2 सेक्शन क्रिएट कर दिए, दोनों उसी में लिख देते कि जो मर्जी करे सब कवर। यहां पे भी वही चीज रिपीट की है GG-C में भी। डिडक्शन कंडीशन, दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन प्रीवियस ईयर बाय पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। उसमें भी यही बोला था कि कंपनी डोनेट करेगी किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को। यहां पर भी यही बोल रहा है, राइट। डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ, राइट। डिडक्शन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। कैश में वहां भी नहीं था अलाउड, यहां पे भी अलाउड नहीं है। पर्सन नॉट एलिजिबल, द डिडक्शन विल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल टू ए लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल, होली और पार्शली फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटीज है, कह रहा है भाई हम खुद को डोनेट नहीं करेंगे, हमने अगर खुद को कर लिया तो वो कवर्ड नहीं होगा। तो बेसिकली कह रहा है भैया खुद हमें मत देने बैठ जाना, गवर्नमेंट को नहीं देगी। कुल मिला के लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट का ही पार्ट रहता है, गवर्नमेंट के अंडर भी काम करती है, राइट। या पर्सन होली और पार्शली फंडेड बाय गवर्नमेंट, किसी को गवर्नमेंट ने फंड किया हुआ है और वो गवर्नमेंट को ही डोनेशन दे रहा है, कह रहा है वो भी अलाउड नहीं है। मतलब हम हमारा डोनेशन खुद ही को मत दे देना, हमारा पैसा हम ही को मत बांटना, हम दूसरों को लूटने आए हैं, दूसरों से लूटेंगे, दूसरों से मांगेंगे पैसा कि आप हमें दो। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स 80 सेक्शन 80CC 80GG-B और 80GG-C, GG-B और GG-C बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट GG-B में इन्होंने कंपनीज को कवर किया, GG-C में बाकी सबको कवर कर दिया, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, जिनको भी डोनेट करना है, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं 80GG-C में आगे करेंगे। दोनों का एक सेक्शन हो सकता था, मुझे नहीं पता ये 2 सेक्शन क्यों क्रिएट किए गए, पर्पस क्या था, क्योंकि दोनों में एक ही बात लिखी है। एक ही सेक्शन में लिख देते एनी पर्सन,
सिंपल, खत्म बात, एनी पर्सन लिख देते। चलो जी, तो ये हो गया फ्रेंड्स 80 GCC डोनेशन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगली डिडक्शन के ऊपर। अगली डिडक्शन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय सेक्शन 80JJAA, ये तीसरी डिडक्शन है जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउड होगी। दो हम ऑलरेडी देख चुके, आज ये फ्रेंड्स तीसरी डिडक्शन आ गई 80JJAA। थोड़ा सा इस पर टाइम लगाएंगे, समझने वाली चीज है इसके अंदर, राइट, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है जी। किस लिए मिल रही है? फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सेक्शन के थ्रू। गवर्नमेंट कहती है जी सिंपल, मैं पहले इसका थ्योरी बता देता हूं, उसके पीछे का बैकग्राउंड दे देता हूं, फिर ये सेक्शन समझ में आराम से आएगा। एक एम्प्लॉयर है XYZ लिमिटेड, उसने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया 2024-25 में। ऐसे लोगों को मिलेगी जिन्होंने भी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। अब गवर्नमेंट कहती है आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको एम्प्लॉइज की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय हायर करो, जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय हायर करो, क्योंकि अब जितनी जल्दी एम्प्लॉय हायर करोगे हम आपको उतनी ज्यादा डिडक्शन देंगे। उसने कहा कैसे? उसने कहा देखो 24-25 में आपने एम्प्लॉय हायर किए, हाँ जी कितने किए? 100 एम्प्लॉय हायर किए, सैलरी कितनी थी? हर एक की 10,000 थी, राइट, तो कितनी हो गई जी हमारी सैलरी? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब आप बिजनेस का अपना P&L बनाओगे, राइट, बिजनेस का P&L बनाओगे, हाँ जी बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। क्या करोगे? आप यहां पर एक्सपेंस क्लेम करोगे, जिसमें सैलरी का एक्सपेंस होगा 10 लाख रुपए आपका, आपकी सेल होगी, रिसीट्स होंगी सपोज 1 करोड़ की, आपके अदर एक्सपेंस होंगे यहां पर सपोज 70 लाख रुपए की, राइट, आपका प्रॉफिट कितने का आएगा? 70 और 10 80 माइनस 1 करोड़ 20 लाख का आपका प्रॉफिट आएगा। यही बनेगा आपका। अभी तक आपको कुछ एडिशनल नहीं मिला। अभी आपको भाई आपकी 1 करोड़ की सेल हुई, आपने बिजनेस का P&L बनाया और आपका प्रॉफिट आ गया 20 लाख का। आपने अपना बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट किया 20 लाख। सपोज आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम यही है 20 लाख रुपए की। वो कहते हैं काम करो, आप जल्दी हायरिंग करो, आप यहां पर सेक्शन 80JJAA में डिडक्शन क्लेम कर लो। कितनी? कहता है जो ये सैलरी की कॉस्ट है ना नए एम्प्लॉइज की, नए एम्प्लॉय हायर किए ना आपने, इसका 30% आप डिडक्शन क्लेम कर लो। 10 लाख का 30% 3 लाख, 17 लाख रुपए आपकी इनकम मानेंगे हम। यानी कि 10 लाख का आपको खर्चा तो हमने बिजनेस में अलाउड कर ही दिया, वो तो आपको खर्चा क्लेम हो गया कि वो खर्चा काट के इनकम निकाली। साथ में एडिशनली जो आपका खर्चा था ही नहीं, वो भी उस खर्चे पे हमने 30% आपको और दे दिया 3 लाख रुपया, ये भी क्लेम कर लो। उसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, बट ये क्यों कब मिलेगी? कह रहा जल्दी से जल्दी हायर करो, ज्यादा लेट करोगे तो नहीं मिलेगी। कितना जल्दी हायर करें? कह रहा देखो ईयर 1 आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, कह रहा बस 3 साल में जो भी आप नई हायरिंग करोगे ना उन पर ये डिडक्शन क्लेम कर लो, हर साल क्लेम करो। ईयर 1 में जितनी भी नई हायरिंग की उनको कितनी सैलरी दी? 10 लाख रुपए दी जी, 3 लाख का क्लेम कर लो। ईयर 2 में हायरिंग की, कितनी आपने नई हायरिंग की? 15 लाख रुपए मैंने नई हायरिंग पे सैलरी पे की, 15 लाख रुपए 30% 4.5 लाख कह रहा है ईयर 2 में। ईयर 2 मेरा कौन सा होगा? 2025-26, 2026-27 मैंने यहां पर भी नई हायरिंग की। कितनी हायरिंग की जी? 20 लाख रुपए मैंने कितनी भी की, सैलरी 20 लाख रुपए उनको पे की। कह रहा 30% 6 लाख रुपए डिडक्शन और क्लेम कर लो। तो बेसिकली ये खर्चा तो आपका क्लेम हो ही रहा है, 15 लाख 10 लाख 20 लाख जो एक्चुअल सैलरी आप पे करते हो बिजनेस एक्सपेंस की तरह आप क्लेम करोगे। साथ में कह रहे हैं 80JJAA में इसका 30% और क्लेम कर लो, ये एडिशनल है, बस 3 साल तक देंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी हायरिंग करो, 3 साल के अंदर मैक्सिमम हायरिंग कर लो, 3 साल के बाद कुछ नहीं है। तो पर्पस समझना देखो गवर्नमेंट का क्या है इसके पीछे। गवर्नमेंट का पर्पस सिंपल ये है फ्रेंड्स, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जल्दी से जल्दी मिले, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी कराने के लिए 3 साल का कैप लगा दिया कि 3 साल के अंदर अपनी मैक्सिमम हायरिंग कर लो आप, क्योंकि 3 साल में आप जितनी हायरिंग कर लोगे हम आपको उस पर एडिशनल 30% की डिडक्शन दे देंगे। सिंपल, बस ये 80JJAA यही बोल रहा है।
उसमें कुछ कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस वहां जाकर देख लेंगे, बट थ्योरी ये है, फंडा ये है, कैलकुलेशन ऐसे चलेगी इसकी। ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख देना बस चैट बॉक्स में, ठीक है, कि जो भी 3 साल में एडिशनल सैलरी पे करोगे ऑन एडिशनल हायरिंग उन पर मिलेगी। ठीक है, एक चीज यहां पर और क्लियर कर दूं, आपने 2024-25 में 100 एम्प्लॉइज हायर किए थे, 100 एम्प्लॉइज हायर किए, इस पर आपको 10 लाख 24-25 में मिल गई। 25-26 में इन 100 एम्प्लॉइज को आप सैलरी पे करोगे, उस पे नहीं मिलेगी। 25-26 में आप जो नई हायरिंग करोगे उस पर मिलने वाली है। न्यू हायरिंग इन 25-26, न्यू हायरिंग इन 26-27, एवरी ईयर नई जो हायरिंग होगी उस साल की, उस पर डिडक्शन मिलने वाला है। सिंपल, बस, ठीक है। 30% एडिशनल। तो ये लोगों को एक लुभावना ऑफर दिया गया है, लालच दिया गया है, सो डेट लोग जल्दी जल्दी हायरिंग करें। मेरे को हो सकता है ईयर 4 में करनी थी, ईयर 5 में, डिडक्शन के चक्कर में मैं पहले ही प्लान कर लूंगा उसको कि यार डिडक्शन ले लो 30, और 30% बहुत होता है, 30% बहुत होता है डिडक्शन, राइट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी कॉस्ट एक हैवी कॉस्ट होती है, राइट। काफी सारी इंडस्ट्रीज में तो सैलरी कॉस्ट बहुत हैवी होती है, मैक्सिमम सैलरी होती है उनकी, और कुछ होता ही नहीं है। तो वहां फ्रेंड्स 30% मेरे को एडिशनल अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं, राइट। ऑल सैलरी एक्सपेंस, दिव्या सैलरी एक्सपेंस की बात हो रही है, बेसिक की बात नहीं हो रही। सैलरी मींस सैलरी एक्सपेंस, पूरा सैलरी, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहां पर, अब इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं। कुछ चीजें नई आएंगी निकल के, वो मैं एड ऑन करता रहूंगा इसमें। सेक्शन 80JJAA प्रोवाइड डायरेक्शन टू एसएससी फॉर एम्प्लॉइंग न्यू एम्प्लॉइज एम्ड एट एनकरेजिंग जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन उनका प्लान है, इसीलिए दे दिया। एलिजिबिलिटी क्या है? द डिडक्शन अप्लाइज टू ऑल एसएससी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। किनको मिलेगी? जिनके अकाउंट्स ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि सेक्शन 44A भी होता है इनकम टैक्स के अंदर, जो कि बिजनेस के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। 44A भी बात करता है ऑडिट के ऊपर। ऑडिट किनका? हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, अगर आपका बिजनेस है, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अगर आप सर्विस क्लास हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट, प्रोफेशनल हो, तो टर्नओवर रिसीट जो मेरी 50 लाख से ऊपर की है तो ऑडिट एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी है और इससे रिलेटेड, राइट, वो डिटेल में हम लोग देखेंगे। बट अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी, अमाउंट डिडक्शन 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जो अभी मैंने बताया, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। दिव्या आंसर मिल गया होगा आई थिंक। यहां सैलरी नहीं है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। एडिशनल एम्प्लॉय के ऊपर आपने जो कॉस्ट इनकर किया सब ले लो, इनकर्ड बाय द एसएससी। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। 3 साल तक मिलेगी लगातार। ऐसा नहीं है कि पहले साल क्लेम कर लूं, मैं दूसरे साल नहीं करूंगा, फिर मैं तीसरे और चौथे में जाके कर लूंगा 2 बार, नहीं, पहले, दूसरे और तीसरे में ही मिलेगी बस, और कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, जिस साल में एम्प्लॉयमेंट पहला प्रोवाइड किया है उस साल से मिलेगी। तो न्यू बिजनेस को ही मिलनी है पहले साल से ही, राइट, न्यू बिजनेस। डिडक्शन, राइट, कंडीशन फॉर डिडक्शन, न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस होना चाहिए, राइट, नया बिजनेस होना चाहिए, न्यूली बिजनेस, नया आपने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया है। एम्यूलमेंट मतलब सैलरी होती है। पेड टू द एडिशनल एम्प्लॉय मस्ट बी मेड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड सच एज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, राइट। तो बेसिकली कैश में नहीं होनी चाहिए, राइट, और कैश में नहीं होनी चाहिए, साथ में, राइट, किस में नहीं होनी चाहिए? क्रॉस चेक से नहीं होनी चाहिए, क्रॉस ड्राफ्ट से नहीं होनी चाहिए। क्रॉस चेक मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने एक प्रीवियस एक क्लास के अंदर, कि क्रॉस चेक हम एंडोर्स भी कर सकते हैं अगर बैंक पॉलिसी अलाउड करती है। वो हमने दिया किसी और को, डिपॉजिट किसी और के नाम पे जमा चला, किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। बट जो अकाउंट पे ही चेक होते हैं वो जिसको दिया उसी के अकाउंट में जाएगा, इसीलिए अकाउंट पे ही है, क्रॉस इसमें कवर नहीं है, ठीक है। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी उससे रिलेटेड चीजें थी, राइट। अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारे मेथड इसके अंदर अवेलेबल है। आप कैसे भी करो, कैश में नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक, क्रॉस ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। मीनिंग ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट,
एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट refers to the total emolument paid or payable to additional employee hired during the previous year। जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल में जो आपने एडिशनल एम्प्लॉय हायर, जो आपने नए एम्प्लॉय हायर किए, उनको जो भी आपने पे किया वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक है जी। फॉर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इज कंसीडर्ड निल इफ देयर इज नो इंक्रीज। एग्जिस्टिंग बिजनेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो ईयर 1 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो यहां क्या है, न्यू। ईयर 2 एग्जिस्टिंग हो जाएगा मेरा। ईयर 2 में तो एग्जिस्टिंग हो जाएगा ना। ईयर 2 न्यू नहीं है, एग्जिस्टिंग है। ईयर 3 में भी मेरा ये एग्जिस्टिंग है। तो कह रहा है न्यू में आपको मिलेगी जितनी आप हायरिंग करोगे, एग्जिस्टिंग में अगर आपने कोई नई हायरिंग नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। नई हायरिंग की तो इसमें भी ले लो, इसमें भी ले लो, जिस साल नई हायरिंग होगी उस पर मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया एग्जाम्पल के अंदर। राइट, देयर इज नो इंक्रीज इन टोटल नंबर एम्प्लॉय कंप्लीटेड टू द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तक आपने कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, कोई रिडक्शन नहीं है। मीनिंग ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय, अब ये ध्यान से समझना थोड़ा सा, एडिशनल एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है। क्या सारे एम्प्लॉय जो मैंने हायर किए सब कवर हो जाएंगे? उसने कहा नहीं, सारे कवर नहीं होंगे। हम बताते हैं कौन से कवर होंगे इसमें। एडिशनल एम्प्लॉय इज वन हु वाज हायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देयरबाय इंक्रीजिंग द टोटल वर्कफोर्स एज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पे कह रहा है एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब यह है कि जो आपके एम्प्लॉय की काउंट को इंक्रीज करें। राइट, नॉर्मली अगर एडिशनल एम्प्लॉय मैंने हायर किए तो इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज ही होगा। राइट, दूसरा बोल रहा है इसमें से एक्सक्लूड कर दो। क्या एक्सक्लूड कर दो? इसमें से कुछ चीजें हटा दो जो हम नहीं देंगे आपको, नहीं मानेंगे एडिशनल एम्प्लॉय। क्या नहीं मानेंगे? एम्प्लॉय विद मंथली एम्यूलमेंट एक्सीडिंग 25,000। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 रुपए से अगर ज्यादा है वो इसमें काउंट ही नहीं होगा। यानी कि छोटी सैलरी वाले हायर करो। गवर्नमेंट सिंपल फोर्स क्या कर रही है? छोटी सैलरी वाले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, राइट, जो छोटी सैलरी वाले लोग हैं, जो एक लेवल से कम, राइट, उन लोगों को कह रही है कि आप उनको हायर करो। हायर सैलरी वाले नहीं। आपने 1 करोड़ वाले एक बंदे को हायर किया, सीधा आप 30% 30 लाख ले जाओगे। एक बंदे की हायरिंग पे 30 लाख रुपए आपने क्लेम कर लिया। आप 1 करोड़ में 1 करोड़ डिवाइड बाई 25,000 करो, कितना हो गया? 100-200 लोगों को हायर करो, तब आप 30 लाख की डिडक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हायर हो, इसलिए छोटी सैलरी वालों को हायरिंग पे फोकस किया गया है। बड़े वालों को उसने नहीं दिया, क्योंकि बड़े वालों में एक हायरिंग पे मोटा अमाउंट डिडक्शन में चला जाएगा। राइट, तो 25,000 रुपए से ऊपर की आपने जिसकी हायरिंग की वो काउंट नहीं होगा। तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी 25,000 रुपए तक है, बस उनको कंसिडर करना है एडिशनल एम्प्लॉय में, और किसी को नहीं करना। नंबर 2, राइट, एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 240 डेज। कह रहा है कम से कम वो उस साल में 240 दिन आपके यहां काम किया हो। 240 मतलब मेरा प्रीवियस ईयर है 2024-25। मैंने हायरिंग की कब? 1 अप्रैल 24 को। 1 अप्रैल या इसको एक काम करो, 24 अप्रैल कर दो। 24 अप्रैल 24 को मैंने हायरिंग की। कितने लोगों की? 100 लोगों की। कितनी सैलरी पे की? 10 लाख रुपए। कह रहा है क्या ये 100 जो एम्प्लॉय हायर किए, इन्होंने आपके यहां कम से कम 240 दिन काम किया है। मतलब 24 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक देख लो, ईयर एंड तक। बिल्कुल 240 दिन से ज्यादा बन जाएंगे। 365 दिन होते हैं, 365 में से 24 अप्रैल, 23 दिन हटा दो अप्रैल के। 1 अप्रैल से साल स्टार्ट हुआ, तो मेरे 300 दिन से ज्यादा हो गए। राइट, लेकिन अगर ये मेरी हायरिंग कितने होती? 24 अप्रैल की जगह ये मेरी अगर होती 24 नवंबर 24, क्या 240 दिन से ज्यादा काम किया है? उसने कहा नहीं किया। 240 दिन से ज्यादा काम नहीं किया। कह रही इनको हम मानेंगे ही नहीं, फिर ये हम नहीं मानेंगे। मतलब आपको हायरिंग ऐसा नहीं है कि आप ईयर एंड पे बैठ के कर रहे हो, स्टार्टिंग में करनी है। जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट दो, लेट मत करो। राइट, डिडक्शन देंगे इसकी, अगले साल में देंगे, अगले साल में देंगे। वो कह रहा है इस साल नहीं देंगे, अगले साल इनके 240 दिन पूरे हो जाएंगे। जो आपने इस साल 24 नवंबर को एम्प्लॉय हायर किए, ईयर 1 में आपके 240 दिन पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं। ईयर 2 में इन्हीं एम्प्लॉइज का ले लेना आप पूरा, क्योंकि ईयर 2 में 240 दिन से ज्यादा काम करेंगे। पिछले साल मैंने 24 नवंबर को हायरिंग की, 240 दिन पूरे नहीं हुए। अगले साल में क्योंकि पूरा ही साल काम करेंगे अब ये,
तो इनके ऊपर अगले साल में आप क्लेम कर लेना, मना नहीं कर रहे, इस साल नहीं देंगे, जिस साल हायरिंग दी है उस साल नहीं देंगे। अभी एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा बिल्कुल ये, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। देन कह रहा है अगर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अगर ये इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, जहां पर 150 दिन अप्लाई होंगे। कह रहा है नॉर्मली 240 दिन देखने हैं आपको, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी, एपरल कपड़ों की, फुटवेयर की या लेदर प्रोडक्ट्स की, राइट, वहां पर 150 दिन। क्यों किया है फ्रेंड्स, लॉजिकली बताता हूं। इन इंडस्ट्रीज में ऐसा माना जाता है कि यहां पर क्या है, ये सीजनल इंडस्ट्री होती है। यहां पर ये क्या करते हैं, ये इंडस्ट्री में 12 महीने काम नहीं चलता मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये ऐसा मानते हैं कि यहां पर मैक्सिमम टाइम टेम्परेरी लेबर हायर करते हैं और कुछ दिन उनसे काम कराया जाता है, राइट, क्योंकि यहां पूरे साल काम नहीं चलते। तो वो कह रहे हैं जियो ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर पूरे साल काम नहीं करते, सीजनल होते हैं, कुछ टाइम काम किया नहीं किया, किया नहीं किया, वहां पर कभी भी 240 दिन पूरे हो ही नहीं पाते, किसी भी साल में नहीं हो पाते। तो इन बेचारों को कभी बेनिफिट मिलेगा ही नहीं इसका। तो वो कह रहे हैं उनके लिए ना आप 150 दिन देख लो कि 150 दिन काम किया है, अगर 150 भी नहीं किया तो छोड़ दो, फिर जान दो, फिर नहीं मिलती। कह रहा मिनिमम 150 तो करो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसकी, एपरल, फुटवेयर या लेदर के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर कवर नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग, राइट, बिकता तो पूरे साल है माल, मैन्युफैक्चरिंग सीजनल होती है, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स इन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दिया गया है, मैन्युफैक्चरर जो है उनको, कि आप 240 की जगह 150 दिन के लिए भी आपने लेबर को हायर किया, सैलरी दी, तो आपको मिल जाएगी, रिडक्शन ले लो, ठीक है जी। देन फ्रेंड्स इफ एन एम्प्लॉय इनिशियली एम्प्लॉयड बाय फॉर लेस देन 240 डेज और 150 डेज एज एप्लीकेबल, कंप्लीट 240 150 डेज इन सक्सीडिंग ईयर, जो मैंने बोला कि इस साल में 240 दिन या 150 दिन पूरे नहीं हो पाए लेकिन अगले साल में हो गए, दे आर डीम्ड एम्प्लॉय इन द सक्सीडिंग ईयर एंड द डिडक्शन विल बी अलाउड अकॉर्डिंगली। उनको अगले साल में मिल जाएगी, जो इस एग्जांपल में मैंने अभी बताया था। अभी देखेंगे, पूरा डिटेल्ड एग्जांपल दिखाऊंगा इसका, ठीक है। सर्टिफिकेशन, द एसएससी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फॉर्म 10DA। 10DA में सीए से एक सर्टिफिकेट उन्हें लेना पड़ेगा कि ये मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, वो 80JJAA के हिसाब से है, उसी कंडीशंस के हिसाब से सीए सर्टिफाई करके देगा कि भाई कैलकुलेशन वगैरह सब ठीक हुई है, वो एक सीए सर्टिफाई करेगा, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखो क्या निकला, पहले एक बार समरी देख लेते हैं और फिर इस एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6 को, कि भाई 80JJAA कह रहा है नई हायरिंग करो और डिडक्शन ले लो। P&L में तो आपका जो सैलरी का खर्चा होगा वो पूरा अलाउड हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एडिशनल की बात कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी 80JJAA। डिफॉल्ट और ऑप्शनल दोनों में अलाउड है ये, 80JJAA डिफॉल्ट में भी अलाउड है, ऑप्शनल में भी अलाउड है, दोनों में अलाउड है। ऑप्शनल में तो सारी है, डिफॉल्ट में भी अलाउड है ये, राइट। अब किसको मिलेगी, नई हायरिंग। नई हायरिंग, नई हायरिंग का उन्होंने मीनिंग बताया कि भाई जो नई हायरिंग आप करोगे उनमें कोई भी एम्प्लॉय 25,000 से ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, बस जो 25,000 से ऊपर वाले हैं उनको हटा दो। 80JJAA की कैलकुलेशन के लिए 25,000 से ऊपर वाले सब हटा दो। और किसको हटाएं, जिन्होंने भी इस साल में 240 दिन से कम काम किया है उनको भी हटा दो, बस बाकी को पकड़ लो और उनके ऊपर जितनी आपने खर्चे किए सैलरी के सबका 30% क्लेम कर लो। जिनको आपने हटा दिया, कौन से, 240 दिन वाले या 150 दिन वाले, वो अगले साल में अपना पूरा कर लेंगे, तो अगले साल में ले लो, अगले साल में ले लो, बट मिलेगी पहले 3 साल में, चौथे साल में मत ले लेना, तीसरे साल की चौथे साल में मत ले लेना, मिलेगी 3 ही साल। तो तीसरे साल में अगर आपने किसी को हायर किया जो कि 240 दिन से कम है, वो अगले साल में नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये केवल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, बाकी सब चीजें छोटी मोटी है कि सीए का सर्टिफिकेट लेना है, नए बिजनेस को मिलेगा, राइट। कैलकुलेशन का पार्ट है वो ये चीजें हैं कि 30% एडिशनल एम्प्लॉय। कौन है एडिशनल एम्प्लॉय, जिनकी सैलरी 25,000 से कम है और जिन्होंने 240 दिन से ज्यादा काम किया है, या सीजनल अगर बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, किसकी, एपरल, लेदर, फुटवेयर, तो 150 दिन मिनिमम काम किया है, वो एडिशनल एम्प्लॉय है। बस इतना ध्यान रखते हुए एग्जाम्पल 6 को करेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल 6 पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना एग्जाम्पल 6। $80JJAA और एक सेक्शन और आएगा हमारा आगे जाके, राइट। 2 सेक्शन है जिसमें हमारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बाकी सब छोटे छोटे बचे हमारे।
तो देखो, मिस्टर रोहन इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स इन फैक्ट्री, हाउस होल्ड गुड्स, राइट, इन फैक्ट्री। अब यहां हाउस होल्ड गुड्स है, ना ही लेदर है, ना ही फुटवेयर, उसने कुछ बताया नहीं है। अगर होगा तो बताएगा स्पेशली, तब 150 दिन वाला सोचेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो 240 दिन रखना है आपको। फैक्ट्री लोकेटेड इन दिल्ली एंड कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल साल स्टार्ट हुआ और उसने सीधा बिजनेस शुरू कर दिया। उसने कहा साल जैसे ही स्टार्ट होगा तभी बिजनेस शुरू करूंगा, बीच में कोई चक्कर नहीं रखना कि आधा इधर आधा उधर, कोई चक्कर नहीं। एंड ही एम्प्लॉयड 120 न्यू वर्कमैन ड्यूरिंग द कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर 24-25। 120 नए एम्प्लॉय हायर कर लिए उसने स्टार्ट करते ही, जिसके अंदर कौन कौन थे? कह रहा है 20 एम्प्लॉय थे जिनकी टोटल सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है। सीधा कट लगा दो, कुछ नहीं करना है इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बिजनेस एक्सपेंस की तरह बिजनेस में अलाउड होगा, लेकिन 80JJAA नहीं मिलेगा। दूसरा, 40 वर्कर 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, इनकी सैलरी नहीं बताई अभी, सैलरी नीचे लिखी है अलग से। 35 वर्कर 1 मई 24, इसने भी 240 दिन पूरे कर लिए, इसने भी 240 दिन पूरे कर लिए। 25 वर्कर 5 अक्टूबर 2024, इसने 240 पूरे नहीं किए इस साल में, 24-25 में, ठीक है। कंप्यूट द डिडक्शन सेक्शन 80JJAA इफ अवेलेबल टू मिस्टर रोहन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, एक ही बात है। इफ वेजेस आर पेड टू ईच वर्कर 3,000 पर मंथ, यानी इन सबकी वर्कर है, वर्कर 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 कितनी? 3,000 रुपीज पर मंथ। हिज प्रॉफिट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इज 9.5 लाख आफ्टर डेबिटिंग ऑल दी वेजेस पेड। जितनी भी वेजेस थी सब पे करने के बाद बिजनेस का जो इनकम आई निकल के वो 9.5 लाख रुपए की है। एसएससी इज लायबल टू ऑडिट। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो लिख देना, ये मत लिख के आना अज्यूमिंग ही इज नॉट लायबल टू ऑडिट, इसलिए 80JJAA मिलेगा ही नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, उसने इतनी मेहनत करके आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दिया है और आप एक सिंगल लाइन में अगर खत्म करके आ गए क्वेश्चन को, तो एग्जामिनर भी नंबर भी वैसे ही देगा। तो अगर ये सारा क्वेश्चन आया है तो आपको उसके अंदर लिख देना है एक नोट कि अज्यूम कर लिया है कि वो ऑडिट के लिए लायबल है। बट हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसने, राइट, इसमें वो भी पॉइंट नहीं देखना कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्शनल, दोनों में मिलेगा ये तो वो लाइन लिखी है नहीं लिखी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ इन द प्रीवियस ईयर 25-26 ही हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 35 वर्कफोर्स, ये 25-26 की बात कर रहा है, अभी आएंगे 25-26 पे, पहले 24-25 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 24-25 में कह रहा है अगले साल भी उसने कुछ और हायरिंग की, उससे अगले साल भी कुछ और हायरिंग की। अब बताओ अगले साल में क्या मिलेगा? तो ठीक हो जी, मिस्टर रोहन 20 एम्प्लॉय हायर किए, 30,000 रुपए पर मंथ, इसकी कुछ नहीं कंसीडर, 0, 30,000 रुपए पर मंथ था। उसने 40 वर्कर हायर किए, कब? 1 अप्रैल को, तो 40 × 12 3,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, कवर हो जाएगा, राइट। 14,40,000 की सैलरी बनती है। 35 वर्कर हायर किए 1 मई को, 35 × 11 1 मई को किए, तो 11 महीने की सैलरी जाएगी इनकी, जितनी भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है 11 महीने की, इंटू 3,000, 11,55, ठीक है जी। देन 25 वर्कर हायर किए 5 अक्टूबर को, नॉट एलिजिबल एज एम्प्लॉयमेंट डेज आर लेस देन 240 डेज, 240 दिन से क्योंकि कम है तो ये एलिजिबल नहीं होगा, ये काउंटिंग में लिया ही नहीं। तो 2 आएंगे केवल, जो 40 वर्कर 1 अप्रैल वाले और 35 वर्कर 1 मई वाले, ये 25-95 एडिशनल डिडक्शन 80JJAA में मिलेगी 7,78,500, 25-95 का 30%, ये एडिशनल ले लो 7,78, राइट। तो 25-26 की कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं कैलकुलेशन करनी हो मेरे को उसकी इनकम की, तो इनकम कितनी थी? इनकम थी उसकी 9.5 लाख, तो आप लोगे जी ग्रॉस टोटल इनकम 9,50,000, राइट। 80JJAA कितना मिलेगा? 80JJAA 778,500, 778,500, ये आएगी उसकी टोटल, ये आएगी उसकी टोटल इनकम, जो भी है अमाउंट आएगा, इस तरह से उसकी कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है। अब देखते हैं जी अगले साल। अगले साल कह रहा है इफ इन द प्रीवियस ईयर 25-26 ही हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 35 वर्कमैन, 1/5/2025 को उसने 35 और एम्प्लॉय हायर कर लिया अगले साल में, एंड ईच गेटिंग सैलरी 15,000 पर मंथ, 15,000 रुपए सैलरी है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूट डिडक्शन अलाउड इन प्रीवियस ईयर 25-26, राइट, 25-26, और उसके बाद उसने 26-27 का भी दिया है। 26-27 देखेंगे, पहले 25-26 कर लेते हैं,
अब 25-26 पे आ गए। 25 वर्कर एम्प्लॉय किए 5 अक्टूबर को, जो पिछले साल के थे, जिनका 240 दिन पूरे नहीं हुए थे, ये वाले जिनका नहीं दिया हमने, वो कह रहा है अगले साल पूरा करेंगे, एक तो वो ले लो। 25 वर्कर कितने थे? 25 वर्कर कितने? 3,000 रुपए के हिसाब से 25 वर्कर 12 महीने का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इस साल में पूरे उनके 12 महीने हो जाएंगे, राइट। 25 वर्कर 12 महीने 3 के हिसाब से 9 लाख क्लेम कर लो। ये पिछले साल वाले हैं, जिन्होंने पिछले साल पूरे नहीं किए, इस साल पूरे हुए। कितना दिया इस साल? इतनी पे की 9 लाख, कह रहा 9 लाख पे क्लेम कर लो। 35 वर्कर 1 मई को नए हायर किए, 1 मई 25 को 35, 11 महीने की सैलरी 15,000 रुपए के हिसाब से, राइट। 15,000 के हिसाब से क्वेश्चन में बोला है, 1/5-25, 15,000 के हिसाब से ले लो जी। ये भी 15,000, 57,75,000, 66-75, इसका 30%, 20,02,500 रुपए कह रहा है। 25-26 में भी क्लेम कर लो। तीसरा साल हो रहा है अभी 26-27, उसमें भी मिल जाएगी, राइट। 26-27 में देखो जी क्या किया। इफ प्रीवियस ईयर 26-27 ही हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 40 वर्कमैन 1/5-26 ईच गेटिंग सैलरी 12,000 पर मंथ, राइट। हर एक को 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है। 40 वर्कर है 1/5/2026 को। चलो जी आ जाओ। 40 वर्कर 40 11 महीने के हिसाब से, क्योंकि 1 मई को किया तो 11 महीने होंगे, राइट। 12,000 के हिसाब से 52,80,000। प्रीवियस ईयर का कुछ है नहीं ऐसा जो नहीं मिला। अगर प्रीवियस ईयर का कुछ और होता जो इस साल में नहीं मिला होता, वो इस साल में ले लेते, वो है नहीं, ठीक है। तो इसी के ऊपर 30% आपको मिल जाएगा, 15,84,000 फिर से। तो ये फ्रेंड्स एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA आपको मिलने वाली है, राइट। आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल दिव्या, प्रैक्टिकली जब आप करोगे, दिव्या का क्वेश्चन है सर दिस वुड रिक्वायर इंडिविजुअल कैलकुलेशन एज ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय वुड बी ऑन डिफरेंट डेट्स पर्टिकुलरली। बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिकली करोगे लाइफ के अंदर, तो आपको पूरा एक्सेल के अंदर चार्ट बनाना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, राइट। अच्छा फ्रेंड्स, यहां पर एक्सेल मेरे आया। एक्सेल अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है जरूर सीखना, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन होती है सारी एक्सेल के अंदर होती है, राइट। जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे एक्सेल के अंदर करोगे। तो एक्सेल बड़ा मतलब, अगर आप लोग प्रोफेशनली अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप जो मर्जी लाइन में घुसोगे आगे जाके, आप जो मर्जी प्रोफेशनली करोगे, लेकिन एक्सेल आपको आना मस्ट है। तो जरूर सीखना आप उसको, राइट, और अच्छे से सीखना, बहुत काम आता है। तो दिव्या का जो क्वेश्चन कि हर एम्प्लॉय ऐसा लाइफ में कभी नहीं होता है कि एक ही डेट पर 35 एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे, एक ही पर्टिकुलर डेट पर करेंगे। तो आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। आपको इंडिविजुअली आपको इंडिविजुअली सबकी कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी, राइट। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक एम्प्लॉय का निकालना पड़ेगा, इस डेट इस डेट इस डेट, इतने दिन इतनी सैलरी, इतने दिन इतनी सैलरी। वो पूरा एक्सेल में इजीली कैलकुलेशन बन सकती है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप तभी कर पाते हो जब आपको उसका लॉजिक पता है, ठीक है जी। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, आपको एक ही डेट पे सारी हायरिंग करवा देंगे। एग्जाम के अंदर कभी ऐसा नहीं देंगे आपको कि बहुत सारी डेट दे दें, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 3 घंटे में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, तो ये है फ्रेंड्स, राइट, 80JJAA। कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो, अदरवाइज अगले सेक्शन पे पढ़ते हैं। कोई डाउट है फ्रेंड्स आप पूछ लो। नेक्स्ट सेक्शन 80QQB। कोई क्वेश्चन हो फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं। चलो जी, इतने में 80QQB शुरू कर लेता हूं, कोई बीच में क्वेरी आएगी तो मैं ले लूंगा। डिडक्शन फॉर रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, सेक्शन 80QQB। ऑथर्स, रॉयल्टी इनकम आती है, ऑथर्स। मैं एक ऑथर हूं, मैं बुक लिखता हूं, राइट। मैं एक बुक लिखता हूं, मैं एक ऑथर हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे रॉयल्टी से इनकम आती है। रॉयल्टी क्या होती है फ्रेंड्स, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं पहले, राइट। मिस्टर ए कौन है, ऑथर है, बुक लिखते हैं। इनकम किससे आती है, रॉयल्टी से। रॉयल्टी से इनके पास इनकम आती है। अब रॉयल्टी से इनकम आएगी, वो कवर होगी इस सेक्शन में 80QQB, ठीक है जी। अब रॉयल्टी से इनकम क्या होती है फ्रेंड्स, सपोज मैंने एक बुक लिखी, अब बुक मैंने लिख ली, अब बुक मैं पब्लिश तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, किसी पब्लिशर के पास जाता हूं,
जिसका काम है बुक पब्लिश करना, पब्लिशर। जैसे अपने टैक्स के अंदर टैक्स मैन है, ऐसी पब्लिशर है, बहुत सारे पब्लिशर है। मैं उनके पास जाता हूं, मैं उनसे कहता हूं जी देखो ये मैंने बुक लिखी है, आप इस बुक को प्रिंट करो, पब्लिश करो, मैं आपको सारे राइट देता हूं। आप इस बुक की सेलिंग करो, मैं आपको सारे राइट देता हूं। आप मुझे अमाउंट पे कर देना कुछ। अब वो कुछ अमाउंट दो तरह से पे हो सकता है। एक तरीका, टैक्समैन ने मुझे बोला कि जी हम एक काम करेंगे, आपको हम जो पे करेंगे वो हम आपको पे करेंगे 10 लाख रुपए टोटल। अब इससे जितनी मर्जी इनकम आए वो हमारी सारी। ये तो हो गया लमसम पेमेंट कि टैक्समैन ने मुझे इस बुक को लिखने के नाम का 10 लाख रुपया पे कर दिया। उसके बाद इस बुक की सेलिंग से जितनी भी कॉपीज की सेल हो, जितनी भी इससे इनकम आए, वो सब टैक्समैन की, मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने 10 लाख रुपए लिए, साइड हो गया। बुक लिखने के नाम के 10 लाख लिए, मैं साइड हो गया, खत्म बात। तो ये लमसम पेमेंट। दूसरा तरीका हो सकता है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने बोला जी मैं इसके अंदर आपसे क्या लूंगा, मैं परसेंटेज लूंगा हर बुक की सेल पे। कितना परसेंट? 10%। सपोज मेरे को जितनी भी बुक की सेल हो ना, आप उस पर 10% दे देना, बस 90% आपका। उस 90% पे खर्चे भी सारे आपके। आप ही देखो बुक प्रिंट कैसे होगी, कैसे बिकेगी, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, सब आपका। मेरे को आप 10% दे देना बस सेल का, जो भी परसेंट दोनों का एग्री होगा, ठीक है ना। तो 10 लाख और राइट 10%, ये लमसम हो गया, ये परसेंटेज हो गया। इन दोनों तरह से रॉयल्टी मिल सकती है, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स वहां पर बात कर रहा है क्वेश्चन पे कि ऑथर को रॉयल्टी मिलती है, अंडर सेक्शन QQB में उसको डिडक्शन मिलेगी। अब कितनी मिलेगी, कौन क्लेम कर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट वर्ड है फ्रेंड्स, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी। HUF, पार्टनरशिप, कंपनी, किसी को नहीं मिलेगी, केवल इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। डिडक्शन मिलेगी अप टू 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है जी। ऑन देयर रॉयल्टी इनकम, जितनी भी रॉयल्टी की इनकम आई है, कह रहा है उस पर मैक्सिमम 3 लाख की ले लो। द डिडक्शन आइदर द एक्चुअल इनकम अर्नड फ्रॉम ऑथरिंग बुक्स और 3 लाख विच एवर इज लोअर। जितनी भी इनकम आई या 3 लाख, दोनों में जो कम हो। इनकम आई 2 लाख की, पूरा डिडक्शन ले लो। 2.5 लाख की, पूरा डिडक्शन ले लो। 3 लाख की इनकम है, पूरा डिडक्शन। 3.5 लाख की इनकम है, 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, 50,000 रुपए टैक्स लगेगा। 10 लाख की इनकम है, 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, 7 लाख पे टैक्स लगेगा। 7 लाख टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम बन जाएगी 7 लाख, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इनकम क्वालिफाइड, किस तरह की इनकम? रॉयल्टी इनकम मस्ट कम फ्रॉम लमसम पेमेंट और रॉयल्टी फॉर असाइनिंग कॉपीराइट टू ए बुक। जो मैंने अभी बोला कि लमसम आए चाहे परसेंटेज आए, रॉयल्टी राइट, रॉयल्टी परसेंटेज आए। रॉयल्टी जब बात करते हैं ना, परसेंटेज की बात होती है बेसिकली, राइट, कि परसेंटेज मिलेगा मुझे, ठीक है। जैसे मर्जी मिल रहा है, अलाउड है। इट शुड बी ए बुक ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक इन नेचर, राइट। लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की होनी चाहिए। इनमें कोई भी बुक, टेक्स्ट बुक, गाइड, कमेंट्रीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर या सिमिलर टाइप के पब्लिकेशन नहीं होने चाहिए। डज नॉट अप्लाई, इन पर अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो आपने कोई साइंटिफिक, कोई रिसर्च के ऊपर बुक लिखी हुई है आपने, या फिर आपने कोई ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटर्स वगैरह से रिलेटेड, राइट, तो आपने कोई बुक लिखी है, तो लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक बुक होनी चाहिए आपकी। इन टॉपिक पे ना हो। आप कोई टेक्स्ट बुक लिखते हो, आप कोई गाइड्स वगैरह बनाते हो, कमेंट्रीज लिखते हो, आप मैगजीन बनाते हो, न्यूज़पेपर है, इन पे कह रहा नहीं मिलेगी कुछ भी, ठीक है। हाउ इज डिडक्शन कैलकुलेटेड? इफ द रॉयल्टी इज नॉट रिसीव्ड एज लमसम, इट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ बुक सेल। कह रहा है तो लमसम में ले लो, जैसे एक सेकंड, या तो लमसम में ले लो, जैसे मेरे इस एग्जांपल में 10 लाख, कह रहा है 10 लाख के ऊपर ले लो सीधा 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं हमें। 7 लाख आपकी इनकम हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कह रहा है आपको अगर परसेंटेज वाइज मिल रहा है तो वो परसेंटेज 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज बुक की सेल हुई पूरे साल की 1 करोड़ की, राइट, 1 करोड़ की पूरे साल में बुक की सेल हुई। रॉयल्टी मेरी 10% की जगह 20% की सेट हुई थी, तो मुझे कितना मिल जाएगा यहां पर? 20 लाख, राइट, 20 लाख। तो वो कह रहा है कैलकुलेशन के पर्पज से आपको 20 नहीं लेना, आपको 20 की जगह 15% से कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 15% निकालो 1 करोड़ का 15 लाख। अब देखो क्या ये 3 से ज्यादा है, कम है, ठीक है। एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। सपोज सेल हुई मेरी, सपोज इस साल में जो सेल हुई वो मेरी सेल हुई केवल
और सिर्फ 20 लाख रुपए की। मेरी रॉयल्टी जो सेट थी वो थी 20%। 20%, ठीक है। 20% इसका क्या कह रहा है, और 20 को भी 20 भी मत करो, इसको करो 18 लाख। 18 लाख रुपए, राइट। सेल हुई 18 लाख की, पब्लिशर से जो मेरी रॉयल्टी एग्री हुई वो ही 20%। तो 18 लाख का 20% पब्लिशर मुझे कितना देगा, 3,60,000। तो यहां पर क्वेश्चन आता है क्या 3,60,000 माइनस 3 लाख कर दूं और 60,000 में टैक्स दे दूं, 60,000 पर टैक्स दे दूं, 3 लाख की पूरी ले लूं? वो कह रहा नहीं, ऐसा नहीं करना, ये मेथड नहीं। पहले वो कह रहा है जो 20% से 360 आपने कैलकुलेट किया है ना, इसको आप 20% से नहीं, मैक्सिमम 15% से कैलकुलेट करो। रॉयल्टी 15 से ऊपर नहीं कैलकुलेट होगी। अगर आ भी रही है तो कैलकुलेशन पर्पज से आप 15 ले लो। तो 15% 18 लाख का निकाल दो, कितना हुआ? 15% 18 लाख का कितना हुआ? 180 प्लस 270 हुआ, 2,70,000। कह रहा है मैक्सिमम रॉयल्टी 2,70,000 कंसीडर कर सकते हो। अब देखो इस 2,70,000 को 3 से कंपेयर करो, 270 को 3 से कंपेयर करो, कितना? विच एवर इज लेस। तो आपकी जो डिडक्शन आएगी वो 270 की आएगी। इस 270 की आप डिडक्शन ले लो और आपकी इनकम कुछ भी नहीं, खत्म बात, राइट। 270 की आप डिडक्शन ले लो। अब आपकी एक्चुअल इनकम कितने की आई? 360 की। एक्चुअल इनकम 3,60,000, डिडक्शन कितने की मिलेगी? 2,70,000 की। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 90,000। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो 60,000 निकलता, लेकिन 15% के हिसाब से ये इनकम बढ़ गई आपकी, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि रॉयल्टी 15% से ज्यादा डिडक्शन के पर्पज से आपको कंसिडर ही नहीं करनी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो रॉयल्टी को 15% कैलकुलेट करना। 15 से कम आई तो उतनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 10% आती है तो 10% ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। 15% से ऊपर रॉयल्टी नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन पर्पज से, राइट। यहां पर ये वही बोल रहा है, इफ द रॉयल्टी इज नॉट रिसीव्ड एज लमसम। अगर लमसम मिले तो ठीक है, लमसम में परसेंटेज कुछ होता ही नहीं, वो तो 10 लाख, 15 लाख, 20,000, 1 करोड़ जो आपको मिलना है लमसम में पब्लिशर आपको पे कर देता है। वो कहता है उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है, अब हम सेल करेंगे, जितनी सेल होगी हम देखेंगे, राइट। इट कैन नॉट बी मोर देन। जहां पर भी देखो जो ऑथर है ना, उसको ये लगता है कि मेरी बुक बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस है और इसमें सेलिंग अच्छी आएगी, तो अगर वो लमसम लेगा भी ना तो बहुत हैवी अमाउंट लेगा। वरना नॉर्मली ये क्या करते हैं, नॉर्मली परसेंटेज ही लेते हैं कि जितनी सेलिंग होती है उस पर ही अपना परसेंटेज चार्ज कर लेते हैं, राइट। क्योंकि पब्लिशर को तो बुक चाहिए ही चाहिए, वो लिखता तो है नहीं, तो वो बुक कहां से लाएगा? अच्छे अच्छे ऑथर ढूंढता है, उन ऑथर्स की बुक उठाएगा, प्रिंट करेगा, अपने पब्लिशिंग हाउस का ठप्पा लगाएगा और बेच देगा। उसमें ऑथर का नाम भी होगा और पब्लिशर का भी नाम होगा, और दोनों के नाम से बिकेगी वो बुक, ठीक है। तो 15% ऑफ सेल, द लिमिट डजंट अप्लाई इफ रॉयल्टी इज लमसम पेबल फॉर द फुल राइट ऑफ द बुक। पूरा राइट दे दिया लमसम पेमेंट में, कह रहा है ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। फिर जितना मिला उसमें से 3 ले लो, 3 लाख की लिमिट है। बस ध्यान मुझे इसके अंदर ये रखना है कि लिमिट 3 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी इनकम आई 3 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लो मैक्सिमम, राइट। लेकिन अगर लमसम में ना मिलके पेमेंट मुझे कैसे मिल रही है? परसेंटेज वाइज। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 15% मैक्सिमम लेना है। एक्चुअल अगर 15 से ज्यादा है तो 15 लेना है, 15 तक है तो 15 लेना है, 15 से कम है तो कम वाला लेना है, ठीक है जी। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू क्लेम डिडक्शन, द ऑथर मस्ट गेट ए सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द पर्सन हु पेड द रॉयल्टी। जिसने आपको रॉयल्टी पे की है, जैसे पब्लिशर है, पब्लिशर से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ जी मैंने इतनी इतनी रॉयल्टी इनको पे की है। बस वो एक सर्टिफिकेट लेके अपने रिकॉर्ड बुक में रख लो। एक तरह से देखो सर्टिफिकेट ले लो। वैसे तो देखो जब पब्लिशर के साथ आप काम करोगे एग्रीमेंट भी आपका होगा, पूरा एग्रीमेंट होगा कि कैसे कैसे पेमेंट होगा, सब कुछ पूरे प्रूफ होते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस प्रूफ है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको ये रॉयल्टी से ही इनकम आई है। ऐसा तो नहीं कुछ भी इनकम आई और आपने डिडक्शन क्लेम कर ली 3 लाख की, तो रॉयल्टी की इनकम है मेरी, और 3 लाख की डिडक्शन आप क्लेम किए जा रहे हो। 3 लाख अच्छा अमाउंट होता है। 3 लाख पे अगर मेरी इनकम 30% के स्लैब में है तो 3 लाख का 30% 90,000 रुपए की सीधी टैक्स की सेविंग है। और अगर मेरे ऊपर सरचार्ज अप्लाई हो जाए तो 90,000 पे 10%, 15%, 25% सरचार्ज भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छी खासी एक वो है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रूफ भी मांगा है कि भाई आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, द रॉयल्टी इज अर्न्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, द इनकम मस्ट बी ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज।
विद इन 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। क्या कह रहा है देख लो जी। कह रहा है जो ये इनकम आई है आपकी, ये जो इनकम आई है, सपोज मेरी रॉयल्टी से इनकम आई, राइट, इनकम कितने की आई? 20 लाख की। 20 लाख की रॉयल्टी से इनकम आई। कहां से आई? मेरी यूएसए से। मेरी बुक यूएसए में पब्लिश हुई है, वहीं सेल होती है। मेरी बुक से सेल हुई, राइट, 20 लाख रुपए की मेरी रॉयल्टी की इनकम है। वो कह रहा है 3 लाख रुपए मुझे क्लेम करने हैं। गवर्नमेंट ने कहा 3 लाख क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, लेकिन ये पैसा इंडिया आ जाना चाहिए। किन में आ जाना चाहिए? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, राइट, एफएक्स, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में पैसा आ जाना चाहिए। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मतलब उसको इंडिया में लाके कन्वर्ट करना है। ऐसा ना हो कि वहां से आप आईएनआर में यहां लेकर आ जाओ, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में यहां लाके उसको कन्वर्ट होके आपके पास आईएनआर में पैसा मिलना चाहिए। आपको तो आईएनआर में ही मिलेगा, वो वहां से यूएसडी में आएगा, वहां से जीबीपी में आएगा, वहां से एयूडी में आएगा, वहां से एसजीडी में पैसा आपके पास आएगा। फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आपके पास इंडिया में आ जाना चाहिए विद इन 6 months। विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर पैसा आपके पास इंडिया में आ जाना चाहिए। या फिर रिजर्व बैंक ने अगर इस टाइमलाइन को बढ़ा दिया, रिजर्व बैंक ने बोला 1 ईयर, तो आप 1 ईयर के अंदर अंदर ले आओ। 6 महीना या फिर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइमलाइन बढ़ा दी कि ठीक है इतने टाइम के अंदर पैसा आप ले आओ, तो उतने टाइम के अंदर आप इंडिया ले आओ। पर्पस देखो कि सिंपल है, हर गवर्नमेंट बाहर की इनकम पे छूट तभी देती है जब उसको कुछ बेनिफिट मिले, और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है फॉरेन एक्सचेंज। हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैक्सिमम अपने पास रखना चाहती है। हमें भी चाहिए फॉरेन एफएक्स रिजर्व, और इस रिजर्व को बढ़ाने का तरीका क्या है कि अब बाहर से जो इनकम आए उसको फॉरेक्स में लेकर आओ। यहां पर जब आप फॉरेक्स में लाओगे तभी तो हमारा रिजर्व बढ़ेगा, और उसको लाने का तरीका क्या है? उस पर छूट दे दो, जैसे ये दे दी कि बाहर की इनकम पे हम देंगे ही नहीं, दे देंगे अगर एफएक्स में ले आओ, फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में पैसा ले आओ और छूट ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे हैं छूट देने के लिए। लेकिन आप एफएक्स में पैसा यहां लेकर आओ पहले 6 महीने के अंदर अंदर, या आरबीआई ने अगर उस टाइमलाइन को बढ़ाया है तो उस टाइमलाइन के अंदर अंदर। बस इतनी सी बात लिखी है वहां पर, ठीक है जी। तो दोबारा पढ़ लेते हैं उस लाइन को। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टीज अर्न्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, द इनकम मस्ट बी ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months और राइट ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, जिस साल में आपने रॉयल्टी आई 24-25, तो 25 का एंड कब होगा? 31 मार्च 2025। उसके 6 महीने के अंदर अंदर, कब? 30 सितंबर 2025 तक वो पैसा आ जाना चाहिए, राइट, विद इन एक्सटेंडेड पीरियड अलाउड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको टाइम अलाउ कर दिया एक्स्ट्रा, तो आप उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर अंदर पैसा इंडिया के अंदर ले आओ बस, और छूट ले लो। वेयर एन एसएससी क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम इनकम मे बी क्लेम्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कह रहा है इस इनकम पे आपने जो ये डिडक्शन क्लेम कर ली है, आप अब इस इनकम पे कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे, बस एक ही डिडक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये भी ले लो और भी ले लो, और कहीं कुछ और मिल रहा है वो भी ले लो, मल्टीपल नहीं लेनी, एक इनकम पे एक डिडक्शन, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। आकाश ने अर्न की है रॉयल्टी 2,88,000 की फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर ए बुक ऑथराइज्ड बाय हिम, authored by him being a book of literary nature. The rate of royalty is 18%. 18% है, हमारा लिमिट कितनी है? 15% की। Value of books, the expenditure incurred by him for earning this royalty was 40,000. 40,000 कह रहा है कि इनकम, उसने उस इनकम को अर्न करने के लिए 40,000 रुपए खर्चा भी किया। The amount remitted to India till 30 सितंबर 2025 is 2,30,000। 2,30,000 रुपए उसने 30 सितंबर तक भेजे हैं। 30 सितंबर 25 मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर 2,30,000 इंडिया में आ गया। तो डिडक्शन बस इसी पे मिलेगी, इससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगी। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज नॉट रेमिटेड टिल 31 मार्च 26, राइट, 31 मार्च तक आया ही नहीं। 31 मार्च की वैल्यू ही नहीं है, देखो यहां 25 सितंबर तक ही आना था, इसके बाद भी अगर नहीं आया तब भी नहीं मिलेगी। या फिर उसमें लिखा हो कि आरबीआई ने टाइमलाइन एक्सटेंड की है, तो वो टाइमलाइन देख लो, राइट। Compute the income includable in the gross total income of Mr. Akash and the amount of deduction which he will be eligible for under section 80 QQB if he has exercised the option of the shifting out of default tax regime. जब शिफ्ट करेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से तभी मिलेगी 80 QQB, केवल और सिर्फ ऑप्शनल में अवेलेबल है।
ठीक है, देखो जी, रॉयल्टी इनकम कंसीडर्ड फॉर 80 QQB 2,88,000, उसकी कितने की रॉयल्टी आई? 288। कितने परसेंट से आई? 18% से। कह रहा कंसीडर 18 नहीं करनी, 15 के हिसाब से करो। तो सबसे पहले 288 को इंटू 15 डिवाइड बाई 18 करके 15% पे अगर आती तो कितनी आती? 240। 240 पे ले आई, राइट? तो ये आ गया 240। रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, राइट? 2,30,000। कह रहा है इंडिया के अंदर पैसा 230 ही आया था, राइट? इंडिया के अंदर 230 ही आया था। एक्सपेंस ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम को कैलकुलेट करते टाइम आपको ऑलरेडी 40,000 रुपए खर्चा मिल चुका है। 40,000 का खर्चा, क्योंकि आपकी जो इनकम आएगी 288 की, उसमें से 40,000 का आप खर्चा भी क्लेम करोगे, तो कह रहा है उसको इसमें से कम कर दो, राइट? बैलेंस जो बचा 190 ये आप क्लेम कर लो अंडर सेक्शन 80 QQB। सिंपल, ठीक है जी। द नेट रॉयल्टी ऑफ 288 लेस 40 बीइंग एक्सपेंडिचर टू अर्न इनकम विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनेगी? 288 जो उसकी इनकम थी माइनस 40,000 का जो उसने खर्चा किया। कह रहा है ग्रॉस टोटल इनकम उसकी बनेगी 288 माइनस 40, 248 की, उसमें से 190 की डिडक्शन ले लो, 190 की डिडक्शन ले लो, और बैलेंस जो है उसको टोटल इनकम पे आप टैक्स दे दो अगर बनता है तो। सिंपल है, ठीक है जी। कोई डाउट है यहां पर पूछ लो फ्रेंड्स, अदरवाइज रॉयल्टी से रिलेटेड एक दूसरी इनकम और है, उसको और कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, दूसरी भी तो रॉयल्टी से रिलेटेड है, मोटा मोटा वैसा ही है, राइट? बट यहां पर रॉयल्टी मिल रही है ऑन पेटेंट्स। पेटेंट क्या होते हैं? मैंने कोई नई इन्वेंशन की है, ये थी बुक लिखने पर, कोई बुक का ऑथर था, 80 QQB मिलती थी, बुक का ऑथर है, कोई बुक लिखी मैंने, उसको मैंने राइट दे दिया बुक पब्लिश करने का, प्रिंट करने का, और उससे इनकम आई 80 QQB। 80 RRB क्या कह रहा है? मेरे पास पेटेंट राइट है, मैंने कोई इन्वेंशन किया, कोई नया ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो किसी के पास नहीं है आज तक, इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन, और मैंने उसको रजिस्टर करवा दिया, पेटेंट ले लिया उसका। पेटेंट मतलब होता है उसको रजिस्टर करवा लिया कि ये मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है, मैं इसका होली एंड सोली ओनर हूं, इन्वेंटर हूं, पूरे राइट्स इसके मेरे पास हैं, राइट? और उससे इनकम आती है। अब उससे इनकम कैसे आएगी? देखो, मेरे पास किसी चीज का पेटेंट है, मैं क्या करूंगा, एक कंपनी आई मेरे पास कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट था, उस कंपनी को उस प्रोडक्ट की जरूरत थी, मेरे पास पेटेंट है, अब वो खुद उसको बना नहीं सकती, मेरे फॉर्मूले को वो कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पेटेंट है। अब बना तो वो सकते नहीं, मेरे से ही परमिशन मांगेंगे। वो कंपनी आई मेरे पास, कहती है जी मेरे को ये प्रोडक्ट का ये पेटेंट है, यूज करना है, हम बनाएंगे इसको। मैंने कहा बना लो, कितना दोगे मुझे? उसने कहा जी ये अमाउंट आप ले लो। तो मैंने सेट कर लिया जी अगले 5 साल का पेटेंट आपको दे दिया मैंने, अगले 5 साल के लिए मैंने आपको राइट दे दिए। तो उसमें आप अगले 5 साल के लिए दे दिए, या लाइफ लॉन्ग के लिए दे दिया, या फुल राइट के साथ आपने बिल्कुल ही इसको सेल कर दिया, जैसे मर्जी आपने सेल किया, उससे अर्निंग आई आपके पास कुछ, अपने पेटेंट से आपके पास इनकम आई है, पेटेंट राइट से आपके पास कुछ इनकम आई है, रॉयल्टी इनकम आई है, उसकी बात कर रहा है। डिडक्शन इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, ठीक है? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF किसी को नहीं। इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम, राइट, मस्ट इंक्लूड रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। आपकी रॉयल्टी की इनकम होनी चाहिए ग्रॉस टोटल इनकम में, ऑब्वियसली होगी, इनकम आ रही है तभी तो मिलेगी डिडक्शन, राइट? द डिडक्शन अलाउड इज एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। सेम 80 QQ वाली लिमिट 80 RRB में भी है, वहां पे भी 3 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, यहां पे भी 3 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, दोनों चीजें, राइट? इफ रॉयल्टी इज अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मस्ट बी ब्रॉट इन टू इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद इन एक्सटेंडेड पीरियड अलाउड बाय अथॉरिटीज। अथॉरिटीज मतलब RBI। सेम वही, बस 15% वाला क्लॉज यहां पर नहीं है, 15% वाला क्लॉज यहां पर नहीं है जो 80 QQB में था। अगर उस 15% को कर दो साइड तो 80 QQB 80 RRB एग्जैक्ट सेम है, कॉपी है, ठीक है? द इंडिविजुअल मस्ट कीप डिटेल्स इन फॉर्म 10 CC एंड सबमिट टू द डिपार्टमेंट इफ आस्क। आपको उसकी डिटेल जो आपने क्लेम किया है, एक फॉर्म है 10 CC, आपको उसमें डिटेल मेंटेन करके रखनी है कि आपने क्या क्लेम किया, कैसे कैलकुलेशन किया, वो सब उसमें डिटेल रहेगी, और कभी डिपार्टमेंट मांगेगा तो वो आपको उनको देना है, ठीक है? बस इतनी सी है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो फ्रेंड्स, अदरवाइज नया सेक्शन शुरू करेंगे 80 TTA। छोटे छोटे सेक्शन है
दो 80 टीटीए, राइट, और एक 80 टीटीबी, और उसके बाद सेक्शन 80U छोटा सा और एक सेक्शन 10AA। जो 80U वाले 80C से 80U वाले में नहीं है, 10AA अलग से मिलता है, राइट। तो ये 3-4 सेक्शन है, छोटे छोटे सेक्शन है, इनको आज ही कंप्लीट कर लेंगे। कोई क्वेरी फ्रेंड्स पूछ सकते हो, अदरवाइज 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फ्रेंड्स, हाँ जी शुरू करें। चलिए नेक्स्ट डिडक्शन कंप्लीट करते हैं। डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट, राइट। आपने कुछ डिपॉजिट कर रखे हैं, कुछ बैंक में पैसा जमा कर रखा है सेविंग अकाउंट्स में, और उससे आपको कुछ इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर डिडक्शन की बात कर रहा है कि उस पर भी आपको कोई डिडक्शन मिलेगी। तो आपकी अदर सोर्सेज के अंदर मल्टीपल टाइप की अर्निंग हो सकती है। अदर सोर्सेज में मल्टीपल टाइप की आपकी अर्निंग हो सकती है। वहां पर डिविडेंड आ सकता है, राइट, वहां पर गिफ्ट आ सकते हैं, वहां पर इंटरेस्ट आ सकता है। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो यहां पर वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है, केवल इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कि अगर आपको अपने सेविंग अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिला है तो उस पर वो कह रहा है आप डिडक्शन क्लेम कर लो। कितनी? डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी, एक्सक्लूडिंग दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। जो 80 टीटीबी में है उनको छोड़कर। तो 80 टीटीबी में सीनियर सिटीजन्स कवर होते हैं, तो वो कह रहा है सीनियर सिटीजन्स को छोड़ दो, सीनियर सिटीजन को छोड़ दो। सीनियर सिटीजन्स 80 टीटीबी अगला सेक्शन है, वहां पर कवर होंगे, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिडक्शन दी गई है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी अदर देन सीनियर सिटीजन्स। इट अप्लाइज टू इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस और पोस्ट ऑफिस। कह रहा है आपने इनमें से जिसके साथ भी सेविंग अकाउंट खुलवाया, चाहे बैंक के साथ, चाहे किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, या फिर पोस्ट ऑफिस में, राइट, कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवाया, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी। नो डिडक्शन अलाउड फॉर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया, टाइम डिपॉजिट, कोई आरडी वगैरह करवाई, एफडी आरडी, इनके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 10,000। मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलने वाली है वो 10,000 रुपए की मिलने वाली है। 10,000 की मैक्सिमम डिडक्शन इस पे मिलेगी, बस ये है। तो सपोज आपको इंटरेस्ट की इनकम आई सेविंग अकाउंट से 50,000 की, राइट, सेविंग अकाउंट से, एक अकाउंट या मल्टीपल सारा मिला के, तो अदर सोर्सेस के अंदर आपकी इंटरेस्ट की इनकम होगी 50,000, राइट। वो कह रहा है सेक्शन 80, राइट, टीटीए, आप यहां पर 10,000 की डिडक्शन क्लेम कर लो, सिंपल बस। तो 80 सेक्शन में बहुत सारी डिडक्शंस हैं, उसमें एक 80 टीटीए, जो सेविंग वाले अमाउंट को आप देखोगे कितना है, जो अदर सोर्सेज में है, वो अगर 10,000 रुपए तक है तो पूरा ले लो, 10 से ज्यादा है तो 10 की ले लो, बस खत्म। कितना सा एडेड सेक्शन। सेम सेक्शन 80 टीटीबी है। 80 टीटीबी कहता है ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। यहां पर डिपॉजिट्स बोला, सेविंग अकाउंट नहीं बोला। ऊपर सेविंग अकाउंट बोला था, ऑन सेविंग अकाउंट। यहां सेविंग अकाउंट 80 टीटीए जो नॉर्मल मिल रहा है वो सेविंग पर मिल रहा है। किसको मिल रहा है? इंडिविजुअल, अदर देन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के अलावा अगर कोई और इंडिविजुअल है उनको मिल रहा है, एचयूएफ को मिल रहा है, राइट। लेकिन 80 टीटीबी सीनियर सिटीजन के लिए है स्पेशली, और उसमें वो कह रहे हैं हर तरह के डिपॉजिट कवर हो जाएंगे, चाहे आपकी एफडी हो, आरडी हो, सेविंग अकाउंट हो, जहां से भी इंटरेस्ट आ रहा है सब कवर्ड, कोई भी डिपॉजिट है इंटरेस्ट कवर्ड। डिडक्शन इज अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन फॉर इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस और पोस्ट ऑफिस। कह रहा है कहीं से भी आए आपका ले लो। इट अप्लाइज टू इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, टाइम डिपॉजिट और एनी अदर डिपॉजिट्स। एनी अदर डिपॉजिट कौन से हो गए? आरडी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, जिसके अंदर हम मंथली पैसे जमा कराते हैं उसके अंदर, और एक टाइम के बाद जब वो मैच्योर होती है तो हमें इकट्ठा पैसा मिल जाता है। बैंक के अंदर एफडी भी बनती है, बैंक में आरडी भी बनती है, बैंक में अपना सेविंग अकाउंट भी खुलवाते हो, राइट। वो कह रहा है इनमें से जिस मर्जी से आपके पास इंटरेस्ट से अर्निंग आई है मिल जाएगी 50,000 तक। 80 टीटीए 10,000 रुपए तक दे रहा है, केवल 10,000, राइट, केवल 10,000। लेकिन यहां पर ये 50,000 की दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को एक्चुअली फ्रेंड्स पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, अर्निंग के सोर्स होते नहीं है, तो वहां पर कई कई जगह पर आपको मिलेगा जहां सीनियर सिटीजन को आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए। तो 80 टीटीए, टीटीबी, टीटीए सबको मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ सबको मिलेगा अदर देन सीनियर सिटीजन।
80 टीटीबी केवल सीनियर सिटीजन को मिलेगा। टीटीए में 10,000 की लिमिट है, टीटीबी में 50,000 की लिमिट है। टीटीए मिलेगा केवल सेविंग पे, टीटीबी मिलेगा एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट। सेविंग है चाहे वो आपका एफडी है, आरडी है, कोई भी है, मिलेगा। बट होने कहां से चाहिए? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस। पर्सनल वाले पे नहीं कि उसने अपने बेटे से लोन ले लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, नहीं, वो नहीं मिलेगा। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए बेसिकली, जो जो ऑथराइज्ड है उनसे मिलना चाहिए, हर किसी से नहीं। बस ये है सेक्शन फ्रेंड्स, 80 टीटीए और टीटीबी। ठीक है जी। एक फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर आप इसको देख लेना, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें कवर की हुई हैं। जितनी पुरानी डिडक्शंस आपने सीखी है ना, काफी इसके अंदर कवर की हुई है। 80 टीटीए, टीटीबी भी है, बाकी और भी चीजें हैं, इसको आप प्लीज देख लेना। एक 80 सीरीज का लास्ट सेक्शन आता है फ्रेंड्स, 80U। 80 सीरीज का लास्ट सेक्शन आता है 80U, राइट, जो कि है डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल को मिलेगा जो कि डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड हैंडीकैप बेसिकली, राइट। तो जो डिसेबल्ड है उनको फ्रेंड्स क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80U। एलिजिबिलिटी क्या है? द डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट होना चाहिए, कोई नॉन रेजिडेंट है उसको नहीं देंगे। नॉन रेजिडेंट है जहां रहता है वहां देखे, वहां पे डिडक्शन ले, हम नहीं देंगे। हम देंगे अपने रेजिडेंट को, इंडिविजुअल को। हु आर डिसेबल्ड, फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी द डिडक्शन अलाउड इज 75,000। किसी को डिसेबिलिटी है, 75,000 की फ्लैट ले लो, कोई खर्चे वर्चे का हिसाब नहीं। 75,000 आपने कितना खर्चा किया कोई मतलब नहीं, आप डिसेबल हो, ले लो 75,000 की डिडक्शन। सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 तक की डिडक्शन ले लो, राइट। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कितनी डिसेबिलिटी है फ्रेंड्स? आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इसका रखना पड़ता है अपने पास। मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा नाखून कट गया तो मैं डिसेबल हो गया जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे कान का छोटा सा ये नीचे से कट गया तो मैं डिसेबल हो गया, नहीं। वहां डिफाइन किया हुआ है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको डिफाइन नहीं करना, आपको वो देखना है कितना कौन कितना होगा, क्या होगा, नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है डिसेबिलिटी पे 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, लिमिट याद रखनी है बस आपको, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, द टैक्सपेयर मस्ट सर्टिफिकेट सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी अलॉन्ग विद देयर इनकम टैक्स रिटर्न टू क्लेम द डिडक्शन। कह रहा रिटर्न के साथ आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है। मैंने ऑलरेडी बताया, जब भी मैं बोलूं रिटर्न के साथ सर्टिफिकेट लगाना है, रिटर्न के साथ ये पेपर लगाना है, वो पेपर लगाना है, तो ये मान के चलना कि वो पेपर आपको अपने पास रखना है, क्योंकि रिटर्न के साथ कुछ जाता नहीं है, केवल वहां नंबर मेंशन होता है, अमाउंट मेंशन होता है। कभी भी आपसे मांगा जाएगा तो आपके पास होना चाहिए, आपको देना पड़ेगा उनको, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिस्टर ए हैज टोटल इनकम 7 lakhs फ्रॉम सैलरी एंड हैज इन्वेस्टेड 50,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC. In this case, he can claim deduction of 50,000 under section 80C and 75,000 under section 80U. उसने कोई खर्चा नहीं किया, बट वो क्या है? पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसको 75,000 की फ्लैट मिल जाएगी। सीवियर डिसेबिलिटी है, 7 लाख की इनकम है, सेम 1,75,000 NSC में उसने डाले हैं, तो और 7, राइट, ही कैन क्लेम 1.5 लाख रुपए 80C में, क्योंकि 1,75,000 उसने डाले भी NSC इज 80C का पार्ट, राइट। तो वहां पर मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है, तो 1.5 लाख 80C में मिल जाएंगे और 1,25,000 80U में मिल जाएंगे। तो उसको 7 लाख माइनस 1.5 माइनस 1,25 बैलेंस टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 80U सेक्शन, बस उसमें याद रखने वाली 2 चीजें हैं कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो अंडर सेक्शन 80U, अगर डिसेबल है तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी है, राइट, तो 1,25,000 उसको डिडक्शन देनी है, ठीक है जी। ये था फ्रेंड्स सेक्शन 80U। लास्ट सेक्शन फ्रेंड्स आज का करेंगे हम सेक्शन 10AA, और हमारा डिडक्शंस का चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा, डिडक्शंस का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, राइट। डिडक्शन सेक्शन 10AA, ये फ्रेंड्स सेक्शन जो चैप्टर 6A जो है हमारा, चैप्टर 6A में 80C टू 80U कवर होते हैं, उसका पार्ट नहीं है, ये एक एडिशनल डिडक्शन है, एडिशनल डिडक्शन है। ये किसको मिल रही है? ये मिल रही है जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं,
यहां पर इंडिया में रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, इंडिया में भी माल बेचते हैं, बट माल एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर। एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको मिल रही है, एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप चीजें एक्सपोर्ट करो, माल आप ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजो, राइट। क्योंकि माल आप जब बाहर भेजोगे तो फॉरेन एक्सचेंज अपने पास आएगा। जो मैंने बताया, एक्सपोर्ट पे डिडक्शन देने का केवल एक पर्पज है, फॉरेन करेंसी चाहिए गवर्नमेंट को। यहां भी वही चलेगा, फॉरेन करेंसी चाहिए, डिडक्शन मिलेगी तब जब फॉरेक्स में पैसा मुझे मिल जाएगा। हर जगह जहां एक्सपोर्ट पे डिडक्शन आपको मिल रही है वहां एक्सपोर्ट पे नहीं है, वहां एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरेक्स आपके पास आना भी चाहिए। इनकम टैक्स में भी सेम, जीएसटी में भी, जीएसटी में भी डिडक्शन तभी मिल रही है जब फॉरेक्स में पैसा मेरे पास आएगा। खाली एक्सपोर्ट कर देना सफिशिएंट नहीं है। मैंने एक्सपोर्ट किया और पेमेंट उससे मैंने इंडियन करेंसी में ले लिया, डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैंने फॉरेक्स में पैसा लिया, डिडक्शन मिल जाएगी। सेम सेक्शन 10AA दे रहा है। अब क्या डिडक्शन दे रहा है वो समझ लेते हैं एक बार। डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी, सब एसएससी को मिलेगी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, सबको मिल जाएगी। इंडिविजुअल फॉर्म, कंपनी, इफ दे हैव यूनिट इन एसईजेड, उनका यूनिट एसईजेड होना चाहिए। अब ये एसईजेड क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कुछ एरिया डिक्लेयर कर देती है, एसईजेड, एसटीपीआई, अलग अलग तरह के आपको नाम मिलेंगे, राइट, अलग अलग तरह के नाम मिलेंगे। ये क्या है फ्रेंड्स, एसईजेड क्या है? उनमें से एक एरिया है जहां पर यूनिट आपने लगाया हो। अब ये होता क्या है, गवर्नमेंट ने एक एरिया डिक्लेयर कर दिया, ये एसईजेड होगा। अब आप एसईजेड में अपना एक यूनिट लगाते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब क्या है, जो एसईजेड में आ गए वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, सारे एक्सपोर्टर मिलेंगे आपको, राइट। तो वो एसईजेड में जब आप आ गए तो गवर्नमेंट के साथ आपको ऐसा नहीं है, एसईजेड में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, अपना प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस वहां एक दुकान खोल दी और आप हो गए। वहां जब आप जाते हो तो वहां बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप काम कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, आपको एक्सपोर्ट करना है, फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हो बेसिकली। प्रॉपर अथॉरिटीज को आपको ऊपर बताना पड़ता है टाइम टू टाइम कि मैं ऐसे काम कर रहा हूं, इतना एक्सपोर्ट कर दिया। ये सब परमिशन, बहुत इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसईजेड में किसी को भी मिल जाती है आराम से। तो आपने अपना यूनिट एसईजेड में डाल दिया, राइट, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी, सेक्शन 10AA एसईजेड। क्योंकि एसईजेड में सारे एक्सपोर्टर हैं, वो मिलता ही एक्सपोर्टर्स को ही है। ऐसा नहीं है कि मैं डोमेस्टिक सेल करूंगा सारी की सारी और मुझे एसईजेड में यूनिट चाहिए, नहीं, वो मिलेगा ही नहीं आपको, वो एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, राइट। तो वो यही कह रहा है कि वेयर इफ दे हैव यूनिट इन एसईजेड, एसईजेड में आपका यूनिट होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो गवर्नमेंट ने उस जोन को, उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया है और आपका यूनिट वहां पर है, दैट इज यूनिट इन एसईजेड, यूनिट इन एसईजेड। आपका यूनिट, आपका बिजनेस एसईजेड में होना चाहिए, ठीक है। एंड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी अगर आप बनाते हो तो वो भी आपका इसमें काउंट हो जाएगा। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स ये वाला है, कह रहा है आप पहले 5 साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर पहले 5 साल जितना भी प्रॉफिट आए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट बोल रहा है फ्रेंड्स, टोटल प्रॉफिट नहीं, एक्सपोर्ट जो आपने किया उससे जितना भी प्रॉफिट आया 100% डिडक्शन ले लो। आप सोच के देखो, जितनी भी इनकम आई सारा डिडक्शन, कोई टैक्स नहीं देना, 5 साल तक मेरे को कोई टैक्स ही नहीं देना। उसके अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर, जितनी भी इनकम आएगी 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जितनी इनकम आएगी उसके 50% की डिडक्शन। 50% पे कोई टैक्स नहीं देना, केवल 85% पे देना है। नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल फिर 15 साल तक मिलेगी ये, 15 साल तक, 15 साल तक, पहले 5 साल 100%, दूसरे 5 साल तक फिर 50% विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर कंडीशन है तीसरे ब्लॉक में, तीसरा जो ब्लॉक है 5 साल का, उसमें कंडीशन है 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट प्रोवाइडेड सच प्रॉफिट हैव बीन क्रेडिटेड टू एससीजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। कह रहा है आपको मिलेगी अगर आपने उस प्रॉफिट को एससीजेड का रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करवा दिया है, उसमें आपने ट्रांसफर कर दिया उस पैसे को। एससीजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या है, आगे अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। बट समझने वाली बात यह है कि आपने एससीजेड में अपना एक यूनिट लगाया, आपको प्रॉफिट आता है किससे, एक्सपोर्ट से, वहां सारे एक्सपोर्टर मिलेंगे आपको, एक्सपोर्ट से प्रॉफिट आता है।
क्या करते हो आप? मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आता है। कह रहा है कोई बात नहीं, अगले 15 साल तक हम आपको डिडक्शन देंगे सेक्शन 10AA में, 15 साल तक। लेकिन 15 साल में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले 5 साल पहला ब्लॉक, दूसरे 5 साल दूसरा ब्लॉक, तीसरे 5 साल तीसरा ब्लॉक। पहले 5 साल में विदाउट कंडीशन जितना प्रॉफिट आए 100% ले लो। दूसरे 5 साल 50% ले लो विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, जितना प्रॉफिट आए 50% की डिडक्शन। 50 लाख का प्रॉफिट आया, 25 लाख की डिडक्शन, टैक्स देना है 25 लाख पे। एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा ब्लॉक 5 साल, कह रहा है फिर 50% ले लो। लेकिन अब यहां कंडीशन है कि जो प्रॉफिट आएगा ना उसको जमा कराना है कहां पर? री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में। री इन्वेस्टमेंट रिजर्व नाम से दिखाना, देखो नाम से पता चलेगा री इन्वेस्टमेंट, कुछ दोबारा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। यानी उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहां होगा? दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए, कि वो पैसा फिर इन्वेस्ट करो कहीं पर। उस प्रॉफिट को आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तब डिडक्शन देंगे, वरना नहीं देंगे। राइट, तो आगे समझ आएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ एससीजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा, कैसे इसको खर्च करोगे? द अमाउंट इन एससीजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व must be used to acquire new plant and machinery within 3 years from the end of the previous year in which the reserve was created। कह रहा है जिस साल में रिजर्व क्रिएट किया उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड नहीं, न्यू। नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, मतलब आप बिजनेस को एक्सपेंड करो अपने। गवर्नमेंट सिंपल कह रही है कि पहले 5 साल हम कुछ नहीं देखेंगे, दूसरे 5 साल हम कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन बात लास्ट के 3-5 साल, कह रहा उन पैसे को आप ले लो, उस पैसे को इन्वेस्ट, आप उस पैसे को रिजर्व में डाल दो, अलग कर दो। रिजर्व में डालने का मतलब होता है उस पैसे को सेपरेट कर दो, कि किसी और पर्पस से यूज नहीं करोगे उस पैसे को। उस पैसे को किसी और पर्पस से यूज नहीं करोगे। किस लिए करोगे? विद इन 3 ईयर आपको उस पैसे को नई प्लांट और मशीनरी को परचेज करने में लगा देना है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है बेसिकली। बिजनेस एक्सपेंड करोगे, बिजनेस एक्सपेंड करोगे तो और ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, और ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो और ज्यादा फॉरेक्स आएगा। तो सिंपल फंडा आप समझो, लॉजिक इसके पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन एक ही है फ्रेंड्स को, राइट? एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं कैसे भी करके, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड भी करवा रहे हैं इस सेक्शन के थ्रू, कि आप एक्सपेंशन करो अपना। तो लास्ट के 5 साल वो कह रहे हैं, पहले 10 साल कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, अब आप सेटल हो चुकी हो प्रॉपर, अब आप बिजनेस को भी थोड़ा एक्सपेंड करो। तो लास्ट के 5 साल कह रहे हैं इस पैसे को आपको एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट करना है दोबारा, राइट? विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस इन विच रिजर्व वॉज क्रिएटेड। तो सपोज रिजर्व मैंने क्रिएट किया 2000, राइट? मैंने रिजर्व क्रिएट किया, सपोज डेट लिख लेते हैं, मैंने रिजर्व क्रिएट किया 1 अगस्त, राइट, 24 को मैंने रिजर्व क्रिएट किया। तो वो कह रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा? 31/3/25, राइट? 31/3/25 में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। 31/3/25 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। कह रहा है इससे 3 साल के अंदर 26, 27, 28, यानी 31/3/28 तक जो 1/8/24 को आपने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में ट्रांसफर किया, इस पैसे को 31/3/28 तक यूज कर दो। किस लिए? नई मशीनरी खरीदने के लिए। अगर नहीं खरीदी तो चौथे साल में यानी कि 31/3/29 में यह पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, यह पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतनी सी बात बोल रहा है। इफ इट इज क्रिएटेड 24/25 यूज बाय 31 मार्च 28। इफ इट इज नॉट यूज्ड इन 3 years द अमाउंट बिकम टैक्सेबल इन 4th year। चौथे साल में इस पर टैक्स लगा देंगे, इनकम में ऐड कर दो इसको। Until acquisition, the reserve can only be used for business purpose and not for dividends। क्या कह रहा है? मान लो आपने 10 लाख रुपए रिजर्व में डाले अलग, कह रहा है इस पर्पस इस, अब आप 3 साल का टाइम है ना आपके पास, 3 साल में नई मशीन खरीदोगे। अब ये 3 साल तक पैसा ब्लॉक थोड़ी ना करना है। कह रहा है 3 साल तक इस पैसे को 10 लाख को यूज कर लो बिजनेस के लिए, कुछ बिजनेस के लेन देन करने यूज कर लो, बट 3 साल के अंदर इसमें से खरीद लेना। लेकिन इस पैसे को आप डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं करोगे। कंपनी है, उसने बोला 10 लाख का रिजर्व पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़े, ला डिविडेंड बांट दो, प्रॉफिट बांट दो शेयर होल्डर्स को। कह रहा वो नहीं बांटना, क्योंकि वो बट गया तो आएगा ही नहीं वापस। बिजनेस में यूज करोगे तो और प्रॉफिट कमाओगे। डिविडेंड बट गया वो तो खर्चा हो गया, खत्म, पैसा चला गया। तो पैसा जाना नहीं चाहिए कहीं पे, पैसे तुम्हारे पास रहना चाहिए। बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर लो, लेना है देना है, लेना है देना है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं।
डिविडेंड नहीं बांटना, ठीक है। वंस द मशीनरी इज परचेज्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट इन फॉर्म 56FF। 56FF एक फॉर्म, उसके अंदर जो मशीनरी परचेज की है उसकी पूरी डिटेल, कब परचेज की, कहां से परचेज की, इनवॉइस की डिटेल, वेंडर की डिटेल, सब उसमें आपको रखनी है अपने पास। इफ अमाउंट मिसयूज्ड, अमाउंट का अगर मिसयूज होता है, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ मिसयूज। मिसयूज का मतलब क्या हुआ? डिविडेंड बांट दिया। मिसयूज मतलब डिविडेंड बांट दिया, तो जिस साल में बांटा उसी साल में टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर, फिर कोई एग्जम्पशन नहीं, ठीक है। तो ये हुआ। कैलकुलेशन एक्सपोर्ट प्रॉफिट की कैसे होगी? एक्सपोर्ट प्रॉफिट कह रहा है प्रॉफिट निकालो बिजनेस का टोटल, उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो टोटल टर्नओवर से, तो जो टोटल प्रॉफिट आया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट अलग करना है उसमें से, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे आपको ये 5 साल डिडक्शन मिलने वाली है एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे। तो वो कह रहा है इस एक्सपोर्ट प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट से अलग करो पहले। मान लो आप 100% एक्सपोर्ट करते हो, फिर तो आपका 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट ही है। लेकिन आप एक्सपोर्ट भी करते हो, कुछ डोमेस्टिक भी करते हो, राइट। उस केस में आप क्या करोगे? आप टोटल बिजनेस का प्रॉफिट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोर्ट की टर्नओवर से और डिवाइड कर दोगे टोटल टर्नओवर। ये तो नॉर्मल सिंपल अर्थमेटिक फॉर्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट, अब ये देखना ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट टर्नओवर रेफर्स टू कंसिडरेशन फ्रॉम एक्सपोर्ट रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months। वही एक्सपोर्ट करना काफी नहीं है। एक्सपोर्ट हम उसको मानेंगे जो आपने बाहर भेजा और उसका पैसा इंडिया में आ गया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में पैसा आ जाना चाहिए, जो पैसा इंडिया में आएगा बस उसी को हम मानेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर। बाकी हम मानेंगे नहीं एक्सपोर्ट टर्नओवर है, बाकी हम मानेंगे कि आपकी भाई दूसरी टर्नओवर है, कुछ और है, हमें नहीं पता क्या है, बट वो एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विसेज। कह रहा है जी बाहर से आपके पास पैसा आया, सपोज कितने का? 10 लाख रुपए का आपने मनी रिसीव की, राइट, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 10 lakhs। आपने जो मनी रिसीव की इसके अंदर उनसे फ्रेट वगैरह चार्ज किया था, आपने उनसे इंश्योरेंस चार्ज किया था, आपने उनसे अदर चार्जेस लिए थे। कितने के जी? फ्रेट था मेरा 25,000 का इसके अंदर, इंश्योरेंस था मेरा 50,000 का इसके अंदर, अदर चार्जेस थे मेरे इसके 20,000 के इसके अंदर। कह रहा है ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, बैलेंस जो बचा आपका ये आपकी क्या है? ये आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर है। ऐसा नहीं कि जो पैसा आपके पास आ गया ये एक्सपोर्ट टर्नओवर है, नहीं। इसमें से जो आपने फ्रेट के अदर चार्जेस जो थे वो रिकवरी की है वो हटा दो, बैलेंस एक्सपोर्ट टर्नओवर है, ये होगी आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर, और इसके बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, इसके लिए आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर चाहिए होगी, और एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालने का ही तरीका है कि इंडिया के बाहर से पैसा कितना आया वो ले लो और उसमें से जो खर्चे किए थे वो हटा दो, बैलेंस जो बचा हुआ एक्सपोर्ट टर्नओवर है आपकी। साथ में एक रिक्वायरमेंट और है, कंडीशन, ये कंडीशंस है इसके अंदर। नो डिडक्शन इज अलाउड इफ द एसएससी डज नॉट फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम विद इन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) बताता है फ्रेंड्स कि आपको रिटर्न कितने टाइम में फाइल करनी है। ये बोलता है जी आपकी रिटर्न की डेट होगी 31 जुलाई हर साल, 31 मार्च वाले की 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपका टैक्स ऑडिट का केस है तो आपको कब तक करनी है? तो आपकी 31 अक्टूबर तक करनी है। ये कौन बताता है? सेक्शन 139(1). तो वो कह रहा है आपने इस टाइम के अंदर रिटर्न फाइल कर दी है तभी आपको सेक्शन 10AA मिलेगा। अगर आप इसके बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हो इसके बाद भी, बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं उसको, बिलेटेड रिटर्न, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कह रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 10AA गया, अब नहीं मिलना, 10AA नहीं मिलेगा उस साल। तो 10AA अगर मुझे लेना है तो रिटर्न विद इन टाइम फाइल करनी है। तो गवर्नमेंट आपसे इसके बहाने कंप्लायंस भी करवा रही है पूरा कि रिटर्न भी टाइम से फाइल करो, अपनी रिटर्न को लटका के नहीं रखना लास्ट तक, राइट। तो ये फ्रेंड्स कुछ कंडीशन है, बस इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मैं रिपीट कर देता हूं कि 15 साल तक डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? किसी भी एसएससी को, सारे एसएससी को मिलेगी, राइट। हर तरह के एसएससी को मिलेगी जिसका यूनिट SEZ में होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होना चाहिए, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत परमिशन लेनी पड़ती है तभी फ्रेंड्स वहां पे यूनिट डलता है, ऐसे डलता नहीं है।
मैं जाके ऐसा नहीं किराए की दुकान लूं और वहां पे यूनिट डाल दूं, नहीं ऐसा नहीं मिलता, परमिशन लेनी पड़ती है मेरे को, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा, 15 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगी, पहले 5 साल 100% विदाउट लिमिट, कोई कंडीशन नहीं। नेक्स्ट 5 ईयर विदाउट लिमिट, कोई कंडीशन नहीं, 50% ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट 5 ईयर कंडीशन है, 50% मिलेगा बट कंडीशन है, कंडीशन ये है 50% ऑफ प्रॉफिट ले लो, बट उस प्रॉफिट को जमा करा देना किसमें, एससीजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में। रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में आप उस पैसे को अलग कर दो, अलग कर दो, उस पैसे को रिजर्व बना दो, उसका अलग कर दो, राइट। ऐसा नहीं है कोई बैंक में अकाउंट खुलता है ये आपको अपनी बुक्स में एक रिजर्व बना के उसको अलग कर देना है कि भाई ये पैसा इसके नाम का हो गया, अलग एलोकेट कर दिया मैंने, खत्म। अब इस पैसे को यूज कैसे करना है, विद इन 3 इयर्स, जिस साल में रिजर्व बनाया उस साल के एंड से 3 साल के अंदर अंदर आपको नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी है, नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी है, राइट। अगर 3 साल में आपने परचेज नहीं की तो चौथे साल में टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। पैसे का मिसयूज किया तो भी टैक्स लग जाएगा जिस साल में मिसयूज हुआ, राइट। पैसे पे टैक्स लग जाएगा अगर इसको मिसयूज किया तब भी। मिसयूज किया, आपको इस पैसे को किसी और पर्पज से यूज ही नहीं करना, बिजनेस के लिए कर सकते हो, डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिस साल में डिस्ट्रीब्यूट किया इस पैसे में से टैक्स लग जाएगा, उस साल की इनकम मान के टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसके कुछ की पॉइंट्स है। दिव्या का एक क्वेश्चन आया, सर इज दिस नॉट अवेलेबल इन डिफॉल्ट रिजीम, नहीं है अवेलेबल, इट इज ओनली अवेलेबल इन ऑप्शनल टैक्स रिजीम, राइट। डिफॉल्ट में सब खत्म। डिफॉल्ट में 3 डिडक्शन, केवल 3 जो मैंने 80 में बताया, 80 CCD 1, 80 CCH 1, 80 JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट वाली, बस, और कुछ नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं, राइट। तो ये फ्रेंड्स ये सेक्शन खत्म हो जाता है। एक प्रैक्टिकल इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मिस्टर वाई फर्निशेस यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टोटल टर्नओवर है यूनिट ए लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 100, इसको लैक्स में मान लो, 100 लैक्स। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30, राइट। यूनिट ए जो है, ये यूनिट ए लिखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है इसका, यूनिट ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिसका इसका क्या आता है, टर्नओवर 100 लैक्स का या 100 करोड़ का, जो मर्जी मान लो, 100, राइट। प्रॉफिट आता है इससे 30 का। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए की एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है, राइट, एक्सपोर्ट टर्नओवर की जो यूनिट ए है, राइट, वो 50, राइट। और इसके अलावा इन इंडिया एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30/9/2025 50, राइट। टोटल टर्नओवर यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब डीटीए सेल, डीटीए सेल बोलते हैं फ्रेंड्स। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब लोकल सेल हुई है आपकी, उसको हम डीटीए सेल बोलते हैं, राइट। एक्सपोर्ट सेल, डीटीए सेल, एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, डीटीए विद इन इंडिया, डोमेस्टिक टैरिफ सेल, डोमेस्टिक सेल में मोटा मोटा मानो इसको, वो आपकी 200 लैक्स की हुई है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट बी 20 लाख के है। कह रहा है इसकी डिडक्शन कैलकुलेट करो, कंप्यूट डिडक्शन सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूमिंग दैट मिस्टर बाई commenced operations in SCZ and DTA in 19-20 and Mr. Bai has exercised the option of shifting out of default tax regime provided 115 BSE। ये लिखा इसीलिए 10AA मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दिव्या उनको भी डिफॉल्ट में रहना पड़ेगा, डिफॉल्ट उनको ऑप्शनल में जाना पड़ेगा। 10AA क्लेम करना है, ऑप्शनल में ही मिलेगा, डिफॉल्ट में मिलेगा ही नहीं, कैसा भी करके उनको ऑप्शनल में ही रहना पड़ेगा क्लेम करने के लिए, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। कह रहा है 50% ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA सिंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 6th ईयर। देखो कब स्टार्ट किया उसने बिजनेस अपना, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 19-20 में। ये देखो 19-20 में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी 19-20 में उसका फर्स्ट ईयर रहा होगा। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 23-24 तक 5 साल पूरे हो गए। 23-24 तक 5 साल पूरे गए। 24-25 उसका 6th ईयर है, 6ठा साल, और 6ठे साल में 50% मिलनी है, राइट। तो कह रहा है
कि 50% ऑफ द प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम एक्सपोर्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन सेक्शन 10AA सिंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 6th ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट. डिडक्शन विल बी कैलकुलेटेड बिलो. प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए. बिजनेस ऑफ यूनिट ए. यूनिट ए का बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 30 लाख का. ठीक है, तो 30 लाख मेरा ये ले लिया. फिर उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है मेरी? राइट, एक्सपोर्ट टर्नओवर है फ्रेंड्स मेरी 100 लाख की. राइट, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड स्पेशल. अच्छा, एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे हम किसको? ये जो फॉरेक्स में वापस आया मेरे पास, कितना? 50. चाहे मैंने जितना मर्जी टर्नओवर किया, आया कितना वो देखना है. कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज 50, तो यहां पर 50 लाख डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर. टोटल टर्नओवर मेरी 1 करोड़ की हुई. यूनिट ए की टोटल टर्नओवर 1 करोड़ की है. राइट, तो टर्नओवर यूनिट ए की 1 करोड़, इसका 50%, इसका 50%, तो ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका आता है 7.5 लाख. सिंपल, आपको क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर. यूनिट बी कुछ नहीं करना, यूनिट बी तो डीटीए है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यूनिट बी का. यूनिट बी पे कुछ मिलना ही नहीं है. यूनिट बी तो डोमेस्टिक सेल कर रहा है सारी, ये है एक्सपोर्ट के ऊपर. तो जो यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है उसका डेटा उठा लो. राइट, 7.5 लाख. नो डिडक्शन सेक्शन 10AA इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए. वो डीटीए में है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा. देख लो जी, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ 200, प्रॉफिट यूनिट बी का 20, कुछ मिलना ही नहीं इसके ऊपर, खत्म. ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का डेटा है. ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा खत्म हो जाता है चैप्टर. कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक काम करना, चैप्टर के एंड में इस नोट्स के अंदर मैंने समरी दे रखी है. पहले डिटेल्ड रिवीजन डिटेल में लेना, डिटेल में समझना. इस वीडियो को चाहे दोबारा देखना जरूरत पड़े तो. रिवाइज करने के लिए फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, सारे की पॉइंट इसके अंदर 2-3 पेज के अंदर कवर्ड किए हुए हैं. जितने भी सेक्शन आपने सारे पढ़े, सारे लिमिट्स, किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, सेक्शन का नाम, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कितने की डिडक्शन मिलेगी, और उसके अंदर की कंडीशंस अगर कुछ है तो वो क्या है, वो सब इसके अंदर लिखी हुई है. राइट, जैसे 80C डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी. डिडक्शन 1.5 लाख तक की मिलेगी. किस पे? इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस, इस पे मिलेगी. सेम 80CC पेंशन इंडिविजुअल 1.5 लाख तक एलआईसी और अदर कंपनीज के इंश्योरेंस फंड में आप लगाओगे, मिलेगी. सीसीडी 1 ये डिफॉल्ट में मिलेगी आपको और ऑप्शनल में भी मिलेगी, ये दोनों में मिलेगी. राइट, सेम वे सीसीएच, सीसीएच में 3 है, सीसीएच 1, 2, 3. राइट, यहां पर मैंने अलग करके नहीं दिखाया, बट सीसीएच 1 और सीसीएच 2 दो है. तो सीसीएच 1 आपको डिफॉल्ट में मिल जाएगा. राइट, सेम वे सेक्शन 10AA, सेक्शन 80JJAA. राइट, 80JJAA यहां पर नीचे आ रहा होगा, ये वाला, ये भी आपको डिफॉल्ट में मिल जाएगा. 3 सेक्शन डिफॉल्ट में मिल जाएंगे, बाकी जितना भी कुछ है सब ऑप्शनल में है. ठीक है जी, तो इसकी समरी इसके अंदर दे रखी है फ्रेंड्स. आप समरी से भी रिवाइज कर सकते हो, बट पहला डिटेल्ड रिवीजन बोलूंगा कि आप इससे जो मेन नोट्स हैं आप उन्हीं से लेना. ठीक है जी, कुछ डाउट है फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं. अगला चैप्टर अपना होगा एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम अगला चैप्टर स्टार्ट होगा. फ्राइडे को फ्रेंड्स क्लास नहीं है, अगली क्लास अपनी मंडे को होगी. फ्राइडे की क्लास कैंसिल है. और वीडियो अगर अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाएंगे. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. किसी भी सेक्शन पे कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है डिडक्शन से रिलेटेड आप पूछ लो. बिजनेस प्रोफेशन दिव्य अलग से कवर करूंगा, अदर देन एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है ना, मैं अगली जो क्लास होगी एग्रीकल्चर इनकम वाली, उसके अंदर प्योर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे. बिजनेस प्रोफेशन का तो चैप्टर अलग से होगा, उसमें करीब 5 क्लासेस लगेंगी, वो अलग रहेगा, वो सेपरेट है. एग्रीकल्चर अपना 1 या 1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. बिजनेस प्रोफेशन करीब 5 क्लास लगनी चाहिए उसके अंदर. ठीक है जी, और कुछ अगर डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस क्लास फॉर टुडे. और कोई डाउट है फ्रेंड्स यू कैन आस्क. क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना. इस समरी के अंदर
सारा कुछ मैक्सिमम चीजें कवर्ड है, मेन की पॉइंट सारे कवर्ड है, पूरा सेक्शन आपका रिवाइज हो जाएगा। मतलब विद इन 5 to 10 मिनट आप पूरा डिडक्शंस का चैप्टर रिवाइज कर सकते हो समरी से। चलिए फ्रेंड्स, क्वेरी कोई भी नहीं है, लेट्स क्लोज दिस क्लास। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू बाय बाय।